यूनिट 5 में उतना टाइम भी नहीं लगेगा एक्चुअली, बहुत छोटा सा ही चैप्टर, एक ही क्लास का है शायद। हाँ, बस डैमेजेस की कैलकुलेशन भी है उसमें। क्या बोल रहे हैं हर्ष, बोल। इतनी देर पता नहीं क्या हुआ हुआ है, बता क्या। तुझे चांस लग रहा है तेरे पास होने? हमें पता होना चाहिए हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, डू यू थिंक? मैं डिस्करेज नहीं करना चाहती, पता है, मैंने ना कभी किसी को ये भी नहीं बोलती तुम होशियार हो या नालायक। मेरे अकॉर्डिंग कोई नालायक होता ही नहीं, बस सिंसियर और नॉन सिंसियर वाली कैटेगरी होती है। एक जो जिसका मन लगता है, एक जिसका मन नहीं लगता। सपना तो सारे ही देखते हैं अंबानी बनने का। मेहनत करने की बात है कि हम उनकी जितनी मेहनत कर सकते हैं कि। चलो जी, शुरू करते हैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सबसे पहला यूनिट है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। बनता कैसे है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल? इसमें सबसे पहले एक वर्ड आता है, बायर का मतलब क्या है और सेलर का मतलब क्या है। तो जो स्कोप है दोनों वर्ड का ही वाइडर है। बायर का मतलब क्या है? अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज बाय। जीरो टॉकिंग, इधर फोकस रखना है, ठीक है लोकेश? बायर का मतलब हु बाइज और अग्रीज टू बाय, एंड सेलर का मतलब हु सेल्स और अग्रीज टू सेल। वैसे जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट है वो पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, बट बाद में हमें लगा था एक स्पेशल एक्ट की जरूरत है, तो इससे वहां से कट करके एक स्पेशल एक्ट बनाया। मतलब कि सेल ऑफ गुड्स एक्ट में भी बहुत सारे प्रिंसिपल्स कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वाले ही अप्लाई होंगे। जो सेल है वो भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है। तो अगर हमने सेल के बारे में कोई स्पेशल रूल्स बनाए हुए हैं तब तो हम सेल ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई करेंगे, अगर अदरवाइज हम काफी जगह पे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के वर्ड्स को भी रेफर करते हैं और यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास एक पॉइंट आया, गुड्स वर्ड का मतलब क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट को समझने के लिए भी और एग्जाम के लिए भी। गुड्स की डेफिनेशन हमें गिवन है 2 सबसेक्शन 7 में। गुड्स का मतलब होता है कोई भी मूवेबल आइटम। तो इमूवेबल चीजें तो गुड्स हो ही नहीं सकती, पर मूवेबल आइटम में भी एक्सेप्शन है। जो एक्शनेबल क्लेम होते हैं और जो मनी है, दैट इज नॉट गुड्स। तो सिर्फ दो चीजें गुड्स नहीं है, एक्शनेबल क्लेम एंड मनी। एक्शनेबल क्लेम की हमारी बुक में सिर्फ एक एग्जाम्पल गिवन है, डेटर्स। अगर कोई पर्सन ने अपने डेटर्स सेल किए हैं वो एक एक्शनेबल क्लेम है। नेक्स्ट, पता कैसे चलता है कि कोई आइटम मूवेबल आइटम है? तो कहते हैं जो भी चीज लैंड के साथ अटैच्ड है उसे हम लोग इमूवेबल बोलते हैं। लैंड के साथ अटैच्ड है पर अग्री किया गया है दैट इट विल बी सेवर्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले हम उसे मूवेबल कन्वर्ट करके देंगे, सेवर करके देंगे, उसे भी हम लोग क्या मान लेते हैं? मूवेबल। जब तक वो अटैच्ड है तब तक हम उसे मान के चलते हैं इमूवेबल। गुड्स किस किस टाइप की होती हैं? तो सेक्शन 6 में वर्ड यूज किया गया है सब्जेक्ट मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट का सब्जेक्ट मैटर क्या होता है, मेन सब्जेक्ट क्या होता है? गुड्स। ये गुड्स 3 तरह की हो सकती हैं, एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स एंड कॉन्टिजेंट गुड्स। एग्जिस्टिंग गुड्स जो कि एग्जिस्ट करती हैं एट द टाइम ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। फ्यूचर गुड्स जब हमने कॉन्ट्रैक्ट किया तब वो एग्जिस्ट नहीं करती थी, दीज वर येट टू बी प्रोड्यूस्ड, अभी प्रोड्यूस करनी, मैन्युफैक्चर करनी बाकी है। और लास्ट आते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स जिनकी एक्विजिशन डिपेंडेंट है ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ एक्सटर्नल इवेंट, किसी थर्ड इवेंट के ऊपर उसकी एक्विजिशन डिपेंडेंट है। अब जो एग्जिस्टिंग गुड्स हैं ये फर्दर 3 कैटेगरीज की होती हैं। एक होती है स्पेसिफिक गुड्स, एक एसर्टेन और एक अनएसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं? जिनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है और डिलीवरेबल स्टेट में लेके आया जा चुका है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बना था तब आइडेंटिफाई भी कर ली थी और डिलीवरेबल स्टेट में भी ले आए थे। एंड जो असर्टेन गुड्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया है आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल।
जो अनएसर्टेन गुड्स हैं, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट किया गया था किसी डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। तो अभी जो गुड्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा। इसमें किसी पर्सन का, सेलर का कोई ना कोई काम होना बाकी है, इसलिए ये क्या है, अनएसर्टेन गुड्स। तो अगर मैंने कारपेट परचेज किया है, मैंने कारपेट का फैब्रिक, कलर सब कुछ पसंद कर लिया, बट जो सेलर है वो मेरी शॉप पे, मेरे घर पे आके मेजर करेगा और एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कटिंग करेगा। या मैंने टाइल्स परचेज की हैं, तो इस केस में डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा, बट एक्चुअली कितनी क्वांटिटी चाहिए कारपेट की, कितनी टाइल्स चाहिए, उसकी मेजरमेंट करनी है सेलर को। तो ऐसी गुड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, अननेसेसरी। यहाँ पे हमेशा डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिलीवरी किस किस टाइप की होगी। डिलीवरी का मतलब क्या होता है, सबसे पहले वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन। वॉलंटरी, जब मैंने अपनी मर्जी से अपनी गुड्स का पोजेशन किसी और को दे दिया, उसे हम लोग बोलते हैं डिलीवरी। डिलीवरी तीन टाइप्स की हो सकती है। एक हो सकती है एक्चुअल डिलीवरी, एक हो सकती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, एक हो सकती है सिंबॉलिक डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी, गुड्स फिजिकली सेलर से बायर को ट्रांसफर हो गई हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे चली गई हैं। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, गुड्स फिजिकली मूव नहीं की हैं, किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हैं, बट उस थर्ड पार्टी ने एक्नॉलेज किया है कि अब मैं गुड्स को होल्ड कर रहा हूं ऑन बिहाफ ऑफ बायर। पहले वो होल्ड कर रहा था वेयर हाउस में जो गुड्स पड़ी थी सेलर के बिहाफ पे, अब वो होल्ड कर रहा है बायर के बिहाफ पे। सिंबॉलिक डिलीवरी, जब किसी टोकन के बेसिस पे गुड्स की डिलीवरी क्लेम की जा सकती है। उसके कुछ एग्जांपल्स हमने याद किए हुए हैं, बिल ऑफ लेडिंग, रेलवे रिसीट्स, ये कुछ टाइप्स है। इन डॉक्यूमेंट के बेसिस पे डिलीवरी क्लेम की जा सकती है, इसे हम लोग बोलते हैं सिंबॉलिक डिलीवरी। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू गुड्स क्या होता है, तो दो वर्ड्स आते हैं, एक आता है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, एक आता है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। तो जो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल है, उससे सिर्फ ये पता चलता है कि गुड्स का ओनर कौन है। उसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर करने के लिए, प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप ट्रांसफर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। पर जो डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होता है, जिसके हाथ में वो कागज है, वही गुड्स का ओनर है, वो ओनरशिप रिप्रेजेंट करता है, एंड उससे ओनरशिप ट्रांसफर भी की जा सकती है। तो अगर मैं पूछूं वाइडर स्कोप किसका है, वाइडर स्कोप है डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल का। बट ज्यादा काम हम किससे कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल, उससे पता भी चलता है कि कौन ओनर है और उससे ओनरशिप ट्रांसफर भी की जा सकती है। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के कुछ एग्जांपल्स गिवन है, रेलवे रिसीट, बिल ऑफ लीडिंग, वॉर फिंगर का सर्टिफिकेट, ऐसे कोई भी डॉक्यूमेंट्स। देन मर्सेंटाइल एजेंट कौन होता है, मर्सेंटाइल एजेंट का मतलब होता है एजेंट जिसे कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, हम ओसीओबी में लिखते हैं, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में जिसके पास अथॉरिटी है, वो गुड्स को परचेज कर सकता है, सेल कर सकता है, कंसाइनमेंट पे भेज सकता है, और जो भी कस्टम्स हैं उसके अकॉर्डिंग गुड्स के साथ डील कर सकता है। तो मर्सेंटाइल का मतलब होता है वैसे बिजनेस। तो जो बिजनेस में एजेंट है, जो कि गुड्स की परचेज, सेल, कंसाइनमेंट ये सब कुछ कर सकता है, उसे हम बोलते हैं मर्सेंटाइल एजेंट। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, सॉरी 1 सेकेंड, हेलो। प्रॉपर्टी का मतलब होता है ओनरशिप, कि ये एक इंटेंजिबल राइट है कि तुम्हारा गुड्स में, गुड्स की प्रॉपर्टी होने का मतलब है कि तुम्हारे पास गुड्स की ओनरशिप है। जो प्रॉपर्टी है वो दो तरह की होती है, एक होती है जनरल प्रॉपर्टी, एक होती है स्पेशल प्रॉपर्टी। स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब कि मेरे पास गुड्स का सिर्फ एक स्पेशल राइट है। जैसे कि अगर मैंने गुड्स रेंट पे ली हुई हैं, तो मेरे पास राइट है सिर्फ एज अ टेनेंट। जो जनरल प्रॉपर्टी होती है, उसे हम कई बार सिर्फ प्रॉपर्टी भी बोलते हैं या ओनरशिप भी बोलते हैं। उसका मतलब है कि तुम्हारे पास गुड्स के सारे राइट्स हैं, तुम गुड्स की परचेज, सेल, उसकी कोलेटरल सिक्योरिटी की फॉर्म में देना, तुम कोई भी काम कर सकते हो, तुम उसके ओनर हो। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंट का मतलब ये नहीं होता जैसे कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया, जो पर्सन इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस अपने डेट्स पे नहीं कर पा रहा, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं, इंसॉल्वेंट। वो सीजेस टू पे हिज डेट्स इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, चाहे कोर्ट ने उसे इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है चाहे नहीं किया, वेदर ही हैज कमिटेड एन एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। प्राइस का मतलब क्या होता है, प्राइस का मतलब होता है कंसिडरेशन। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम वर्ड यूज करते हैं कि जो आपका राइट क्रिएट हुआ उसके बदले में जो ड्यूटी है, ड्यूटी के लिए वर्ड यूज किया जाता है कंसिडरेशन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में वर्ड यूज किया जाता है जो गुड्स दे रहे हैं उसके बदले में प्राइस। जो प्राइस है वहां पर लिखा गया फॉर कैश, इसका मतलब फॉर मनी कंसिडरेशन। तो मॉनेटरी टर्म्स में होना जरूरी है।
तो क्वेश्चन आया कि क्या अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ उसके बदले में कोई पुरानी गुड्स एक्सचेंज में दे रही हूँ, वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होंगी? नहीं, ये बाटर है, ये कवर नहीं है। अगर मैं कोई गुड्स परचेज कर रही हूँ और मैं पार्टली पेमेंट कर रही हूँ, काइंड में पुरानी गुड्स दे रही हूँ, और पार्टली मैं कैश में पेमेंट कर रही हूँ, तो क्या ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा? यस, क्योंकि उन्होंने, यस, ये सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर होगा, क्योंकि उन्होंने लिखा है मॉनेटरी कंसिडरेशन, पर उन्होंने ये नहीं लिखा ओनली मनी कंसिडरेशन। तो मनी का एग्जिस्ट करना जरूरी है, ओनली मनी होना जरूरी नहीं है। क्वालिटी ऑफ गुड्स का मतलब है उसकी स्टेट है, उसकी कंडीशन। फिर हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है इस एक्ट का, सेक्शन नंबर 4, जो कि हमने एक इमेज बना के याद किया हुआ है कि एक तरफ एक पर्सन खड़ा है सेलर, और एक तरफ एक पर्सन खड़ा है बायर। सेलर बायर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है कि मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी करूंगा, प्रॉपर्टी ट्रांसफर करूंगा, और बायर कह रहा है कि इसके बदले में तुम्हें प्राइस पे करूंगा। तो क्या क्या हो रहा है? सेलर तीन चीजें प्रॉमिस कर रहा है, गुड्स की डिलीवरी और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना, और बायर कह रहा है मैं क्या करूंगा, प्राइस पे करूंगा। अगर जो प्रॉपर्टी है वो अभी ट्रांसफर हो रही है तो उस केस में हम लोग वर्ड यूज करते हैं सेल। अगर जो प्रॉपर्टी है वो फ्यूचर में ट्रांसफर होगी, मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर गुड्स या कॉन्टिजेंट गुड्स के लिए है, उस केस में हम वर्ड यूज करते हैं अग्रीमेंट टू सेल। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी हो सकता है। अगर प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो रही है तो वो एब्सोल्यूट है, बट अगर कॉन्टिजेंट गुड्स है उस केस में कंडीशनल है, वो फ्यूचर में पता चलेगा। जो प्राइस है वो हम एक ही बार में दे सकते हैं, लमसम भी, और इंस्टॉलमेंट्स में भी दे सकते हैं। प्राइस अभी भी दे सकते हैं, फ्यूचर डेट पे भी दे सकते हैं। गुड्स की डिलीवरी भी लमसम में भी हो सकती है और इंस्टॉलमेंट्स में भी हो सकती है, अभी भी हो सकती है, फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे सेलर ट्रांसफर करता है या अग्री करता है कि मैं ट्रांसफर करूंगा प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर फॉर अ प्राइस। तो प्रॉपर्टी जा रही है गुड्स की प्राइस के बदले में, और उन्होंने एक वर्ड यूज किया कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसका मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे रूल्स अपने आप ही इसके ऊपर अप्लाई हो गए। मतलब कि एक वैलिड ऑफर होगा, वैलिड एक्सेप्टेंस होगी, लॉफुल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पार्टीज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। तो जो भी हमने सेक्शन 10 के प्रिंसिपल्स पढ़े वो अपने आप ही अप्लाई हो गए। ये सारे पॉइंट्स उन्होंने डिस्कस किए कि अगर प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो रही है तो बनेगा सेल, अगर प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगी तो बन जाएगा अग्रीमेंट टू सेल। दो, कम से कम दो पार्टीज होंगी, एक बायर और एक सेलर, एंड सब्जेक्ट मैटर हमेशा गुड्स ही होगा। प्राइस जो है वो मॉनेटरी फॉर्म में होना चाहिए, सिर्फ काइंड में नहीं होना चाहिए, पार्टली मनी एंड पार्टली काइंड में अलाउड है। प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना जरूरी है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, कंडीशनल भी, और बाकी सारे एसेंशियल एलिमेंट्स प्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी, ऑब्जेक्टिव का लीगल होना, ये सारे रूल्स पूरे होंगे। सेल और अग्रीमेंट टू सेल में क्या डिफरेंस है? सेल के केस में प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर होती है, एंड अग्रीमेंट टू सेल में एक फ्यूचर डेट पे ट्रांसफर होती है। जो सेल है उसमें पार्टीज ने अपनी ड्यूटी कंप्लीट कर दी, ये एक एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है। हम कंसिडरेशन में भी पढ़ते हैं, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी हो सकती है, एग्जीक्यूटरी भी। कंसिडरेशन में भी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। वैसे ही अगर एग्जीक्यूटेड है कॉन्ट्रैक्ट है तो बनेगा सेल, एग्जीक्यूटरी है तो अग्रीमेंट टू सेल। अगर कोई पर्सन सेल के केस में ब्रीच करता है तो सामने वाले पर्सन को प्रॉपर्टी तो ट्रांसफर हो चुकी है, तुम्हारे पास सिर्फ राइट्स किस चीज के हैं? राइट अगेंस्ट बायर। जसिन रेम ट्रांसफर हो चुका है, तुम्हारे पास सिर्फ क्या है? जसिन परसोनम, जो कि हम फोर्थ चैप्टर में पढ़ते भी हैं, रेमेडीज कौन कौन सी है तुम्हारे पास। बट अगर अग्रीमेंट टू सेल के केस में जो बायर है वो कॉन्ट्रैक्ट ऑनर नहीं करता, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट हम क्या कर सकते हैं? गुड्स के ऊपर भी प्राइस, हम डैमेजेस भी रिकवर कर सकते हैं और गुड्स के ऊपर भी राइट एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप पढ़ लोगे। हाँ जी, नेक्स्ट केस स्टडी के लिए सेल और सेल के जैसी कुछ चीजें। अब एक चीज है सेल और एक होती है हायर परचेज। सेल के केस में प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर हो गई है, पर जो हायर परचेज है उस केस में प्रॉपर्टी अभी ट्रांसफर नहीं हुई। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो स्पेसिफिकली हम लोगों ने ये वर्ड मेंशन करना है कि मेन डिफरेंस क्या है। हायर परचेज के केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जो हायर परचेज ट्रांजेक्शन है वो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में कवर नहीं होती, उनके लिए एक सेपरेट एक्ट बना हुआ है। अगर हमें हायर परचेज को डिफाइन करना पड़े केस स्टडी में, तो हमने जो स्टोरी पढ़ी हुई है हम एग्जैक्ट वही उसी को ही डिफाइन करेंगे। सेलर ने बायर को गुड्स का पोजेशन दे दिया है, गुड्स की डिलीवरी कर दी है, और बायर ने भी सेलर को बोला है कि मैं प्राइस पे करूंगा पीरियोडिकल इंस्टॉलमेंट्स में।
पर इस केस में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? ऑन पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले पहले जो बायर है उसके पास राइट है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देता है तो हम मान लेंगे कि जो भी इंस्टॉलमेंट्स पे की है वो हायर का अमाउंट है, वो रेंट पे किया है। एंड अगर वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देता है तो हम बोलेंगे कि उसने परचेज की है एंड उसने सेलिंग प्राइस पे किया है। तो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? हायर परचेज क्या है? जिसमें गुड्स की डिलीवरी दी जा रही है एंड पेमेंट इंस्टॉलमेंट्स में हो रही है। गुड्स की प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है? लास्ट इंस्टॉलमेंट पे। एंड बायर के पास राइट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है। सेल और बेलमेंट में क्या डिफरेंस होता है? बेलमेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी गुड्स की डिलीवरी दे रहा है एक स्पेशल पर्पस के लिए एंड उसे ये बोल रहा है कि ये स्पेशल पर्पस कंप्लीट होने के बाद तुम मुझे गुड्स रिटर्न करोगे या फिर मेरे डायरेक्शंस के अकॉर्डिंग डिस्पोज ऑफ करोगे। ये पढ़ा हुआ है बेलमेंट में। सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट फॉर वर्क एंड लेबर में क्या होता है? सेल के केस में हम किसी पर्सन को अपनी गुड्स की डिलीवरी करते हैं एंड हम उसकी प्रॉपर्टी ही ट्रांसफर कर देते हैं। पर जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वर्क एंड लेबर का, हम इसमें किसी को अपनी गुड्स की डिलीवरी तो कर रहे हैं पर हमारा पर्पस गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं करना। हमारा पर्पस सिर्फ उसके ऊपर कोई लेबर का काम करवाना है। जैसे कि किसी बुटीक से अपनी ड्रेस के ऊपर कोई कस्टमाइजेशन करवाना, जैसे कि कार की सर्विस करवाना। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है फॉर वर्क एंड लेबर। जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल है ये बनता कैसे है? तो सेक्शन 4 वाले सारे पॉइंट्स रिपीट होंगे। कहते एक पर्सन ऑफर देगा, गुड्स होंगी, प्राइस होगा, एक पर्सन एक्सेप्ट करेगा। गुड्स की इमीडिएट डिलीवरी हो सकती है, गुड्स की डिलीवरी फ्यूचर डेट पे भी हो सकती है। प्राइस इमीडिएटली भी पे किया जा सकता है, फ्यूचर डेट पे भी। एंड जो डिलीवरी है वो लमसम में भी हो सकती है, इंस्टॉलमेंट्स में भी। एंड सिमिलरली पेमेंट भी लमसम में भी हो सकती है एंड इंस्टॉलमेंट्स में। सेम हमने सेक्शन 4 के साथ ही रिवाइज करी है। सेक्शन 6 हमारा कवर हो गया। गुड्स किस किस टाइप की होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कोई इंस्टाग्राम पे रील देखी तो उसने बोला कि ये पालतू क्वेश्चन है। सेक्शन 7 एंड 8 अगर कोई ये भी छोड़ के जा रहा है तो फेल ही हो जाना चाहिए, इतनी बार रिपीट होता है। पेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। सेक्शन 7 उन्होंने पेट क्वेश्चन को उन्होंने बोला पालतू क्वेश्चन है। सेक्शन 7 का मतलब कि गुड्स पेरिश हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले। सेक्शन 8 का मतलब कि गुड्स पेरिश हो रही हैं आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अब सेक्शन 7 में क्या होगा कि गुड्स पेरिश हो रही हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल से पहले। तो इस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? गुड्स आर इन सच अ कंडीशन दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। एग्जैक्ट ये वर्ड याद किया हुआ है और मैं एग्जाम में आपसे सेम ये चीज एक्सपेक्ट करूंगी। गुड्स आर सो डैमेज्ड दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन। जिस बेसिस पे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था अब गुड्स में वो चीज ही नहीं है। अगर ये बात सेलर बायर पहले दोनों को ही नहीं पता थी अग्रीमेंट वॉइड हो जाएगा। अगर अग्रीमेंट करने के बाद बट सेल करने से पहले गुड्स पेरिश हो गई और इस तरीके से पेरिश हो गई दैट दे नो लॉन्गर आंसर टू देयर डिस्क्रिप्शन इन द अग्रीमेंट, तो इस केस में भी अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। इफ इट इज नॉट ड्यू टू फॉल्ट ऑफ बायर, अगर बायर की गलती की वजह से हुआ है फिर तो बायर लॉस बियर करेगा, अदरवाइज लॉस किसका होगा? बायर का, अगर उसकी गलती की वजह से हुआ है तो। नेक्स्ट सेक्शन नंबर 9 एंड 10, प्राइस कैसे पता करते हैं? तो सेक्शन 9 ने बोला कि प्राइस कैसे असर्टेन करते हैं। कहते हैं पार्टीज खुद ही फिक्स करेंगे या फिर कई बार पार्टीज कोई तरीका डिस्कस करेंगे कि कैसे हम डिसाइड करेंगे या फिर डिटरमिन किया जाएगा इन द कोर्स ऑफ डीलिंग। तो सिंपल रूल्स में एक्सप्रेस भी हो सकता है, इम्प्लाइड भी। अगर पार्टीज ने खुद ही एक्सप्रेस कर दिया प्राइस तो वो फिक्स हो गया। अगर उनके कोर्स ऑफ डीलिंग्स के बेसिस पे हम इन्फर कर रहे हैं तो क्या हो गया? इम्प्लाइड। या फिर कई बार पार्टीज कोई तरीका डिसाइड करती हैं कि हम वैल्यूअर से पूछेंगे, जो वैल्यूअर बताएगा वही फाइनल प्राइस होगा। अब अगर वैल्यूअर से हमने पूछा है तो क्या कुछ हो सकता है? अगर मैंने वैल्यूअर से पूछा कि तुम मुझे प्राइस बताओगे, अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो वैल्यूअर मुझे वैल्यूएशन करके दे देगा या फिर वो शायद डिनाई कर देगा। अगर वैल्यूअर ने वैल्यूएशन करके दे दी तो उसी प्राइस को ऑनर किया जाएगा, दोनों पार्टीज उसे ऑनर करेंगे और कॉन्ट्रैक्ट उस रेट पे कंप्लीट करेंगी। अगर वैल्यूअर ने डिनाई कर दिया कि मैं ये वैल्यूएशन करके नहीं दूंगा तो उस केस में अग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वॉइड। अगर जो वैल्यूअर है उसने मना किया है बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, बायर ने उसे इन्फ्लुएंस किया या सेलर ने उसे इन्फ्लुएंस किया, इस वजह से वैल्यूअर ने मना कर दिया कि मैं तुम्हें गुड्स का प्राइस करके नहीं दूंगा, तो जिस पार्टी की गलती है वो पार्टी लायबल होगी क्या पे करने के लिए? डैमेजेस।
इसमें जैसे सेक्शन 33 में हम 6 पॉइंट्स याद करते हैं, पार्टनरशिप एक्ट का सेक्शन 33 अभी हमने पढ़ा। पार्टनर की एक्सपल्शन कैसे होती है, पहले 3 पॉइंट्स क्या थे, पार्टनरशिप डीड में तुम्हारे पास राइट होना चाहिए, मेजोरिटी के साथ होना चाहिए, और एक कॉन्ट्रैक्ट कैसे करना है, गुड फेथ। पता कैसे चलता है कि गुड फेथ में किया है, गुड फेथ के भी 3 पॉइंट्स हैं, हमने फर्म के इंटरेस्ट में किया है, फर्म के फायदे के लिए किया है, नेक्स्ट हमने नोटिस दिया है एंड उस पर्सन को क्या दी है, अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। सेक्शन 9 और 10 का क्वेश्चन है तो इसमें भी टोटल 6 पॉइंट्स। सबसे पहले प्राइस असर्टेन किया कैसे जाता है, प्राइस कैसे फाइंड आउट करते हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, एक्सप्रेस पार्टीज ने खुद अग्री किया, इम्प्लाइड पार्टीज के कंडक्ट से इन द कोर्स ऑफ डीलिंग्स हम लोगों ने इन्फर किया, थर्ड पार्टीज ने कोई तरीका डिसाइड किया कि हम कैसे पता करेंगे, जैसे कि वैल्यूएशन करवाना थर्ड पार्टी से। अब अगर थर्ड पार्टी से वैल्यूएशन करवा रहे हैं तो क्या कुछ होगा, अगर थर्ड पार्टी से हम वैल्यूएशन करवाने गए और थर्ड पार्टी ने हमें प्राइस बताने से मना कर दिया तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा, वॉइड। अगर थर्ड वैल्यूएशन मना की है बिकॉज ऑफ कंडक्ट ऑफ सेलर और बायर, तो जिस पार्टी की गलती है वो पार्टी लायबल है टू कंपनसेट। मान लो वैल्यूअर ने मना कर दिया बट मैंने कुछ गुड्स ऑलरेडी अप्रोप्रिएट कर ली और यूज करनी शुरू कर दी, तो उन गुड्स के लिए मुझे क्या पे करना पड़ेगा, रीजनेबल प्राइस। ठीक है जी, सब कुछ याद रखना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट। सेकेंड यूनिट पे आ जाते हैं, कंडीशन एंड वारंटी। अब पहला पॉइंट है स्टिपुलेशन एज टू टाइम। टाइम के दो पार्ट्स हैं, कहते एक है गुड्स का प्राइस पे करने का टाइम और एक है गुड्स की डिलीवरी का टाइम। तो पहला पॉइंट है, ठीक है, पहला पॉइंट है गुड्स का प्राइस पे करने का टाइम। लेट्स से मैंने अग्री किया था कि मैं 10th को पे करूंगी बट मैंने 10th की बजाय 12th को पे कर दिया, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत बड़ा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, इस केस में कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल हो जाना चाहिए, नहीं। आमतौर पे अगर पार्टीज ने कुछ और डिसाइड किया है फिर तो वही रूल अप्लाई होगा, पर अगर पार्टीज ने कुछ डिसाइड नहीं किया तो टाइम ऑफ पेमेंट इज नॉट अ कंडीशन, ये कंडीशन की तरह ट्रीट नहीं होगा। बट टाइम ऑफ डिलीवरी, सेलर ने प्रॉमिस किया कि मैं गुड्स 10 तारीख को डिलीवर करूंगा, अगर उसने 10 तारीख के बजाय 12 तारीख को दे दी, उसे हम लोग क्या मान के चलेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन। मतलब सिंपल तुम ये बोल सकते हो, स्टिपुलेशन एज टू टाइम, एक स्टिपुलेशन देता है सेलर, एक स्टिपुलेशन देता है बायर। सेलर किस चीज की स्टिपुलेशन देता है, डिलीवरी ऑफ गुड्स, कि मैं गुड्स किस टाइम पे डिलीवर करूंगा, और बायर किस चीज की स्टिपुलेशन देता है, पेमेंट ऑफ प्राइस, कि मैं पैसे कब दूंगा। अगर जो सेलर है वो गुड्स की डिलीवरी टाइम पे ना करे तो इसे तो हम क्या मानते हैं, ब्रीच ऑफ कंडीशन, कि ये तो बहुत गलत चीज हो गई, तुमने टाइम पे गुड्स नहीं दी। बट अगर बायर टाइम पे पैसे ना दे, इसे हम लोग क्या मानते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी। इसे इंपॉर्टेंट कंडीशन नहीं माना जाता क्योंकि ये एक्ट बना ही, स्पेशली ये चैप्टर बना ही बायर की प्रोटेक्शन के लिए है, तो दोनों चीजें बायर के पर्सपेक्टिव से हमने रूल्स डिसाइड याद करने हैं। अब कंडीशंस एंड वारंटीज का मतलब क्या होता है, जब भी सेलर कोई बायर को गुड्स सेल करता है तो वो अपने गुड्स के फीचर्स बताता है, उन सारे पॉइंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट्स या फिर रिप्रेजेंटेशन। तो मैंने अपनी गुड्स बेचने के लिए तुम्हें जो भी बातें बताई वो सारी मैंने क्या दी, तुम्हें स्टेटमेंट्स दी या रिप्रेजेंटेशंस दी। उन स्टेटमेंट्स में से जिन स्टेटमेंट से तुम इन्फ्लुएंस हुए कि हाँ भाई ये अच्छी चीज है, मुझे ये खरीदनी चाहिए, इससे मेरा पर्पस सॉल्व हो जाएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिपुलेशंस। कुछ स्टिपुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि मेन पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कि अगर ये पूरी नहीं हुई तो कॉन्ट्रैक्ट करने का फायदा ही नहीं है। तो जो मेन पार्ट होती हैं उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशन। और कुछ स्टिपुलेशंस ऐसी होती हैं जो कि कोलेक्टरल टू मेन पर्पस होती हैं, अगर ये पूरी हो जाए तो अच्छा है, अगर ये पूरी ना हो तो ये मेन पर्पस नहीं थी, हम इस केस में सिर्फ क्या रिकवर कर सकते हैं, डैमेजेस। तो कंडीशन को डिफाइन करना हो तो कंडीशन क्या है, कंडीशन इज अ स्टिपुलेशन विच इज असेंशियल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट जो वारंटी है इट इज कोलेक्टरल टू मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। In case of breach of condition, the buyer has a right to rescind the contract. वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल ही कर सकता है, रेपुडिएट कर सकता है। बट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ वारंटी बायर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकता, वो सिर्फ क्या क्लेम कर सकता है, डैमेजेस। जो ब्रीच ऑफ कंडीशन है उसे हम ट्रीट कर सकते हैं ब्रीच ऑफ वारंटी की तरह, बट नॉट वाइस वर्सा, वारंटी को कंडीशन नहीं बना सकते। अब कंडीशन को वारंटी कैसे बना सकते हैं, कब बना सकते हैं, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। वो आपसे ये पूछते हैं कि कंडीशन को वारंटी कब बना सकते हैं और इम्प्लाइड वारंटीज क्या है, ये थ्योरी क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है।
तो कंडीशन को वारंटी की तरह कब ट्रीट कर सकते हैं? 4 पॉइंट्स हैं। कंपल्सरी, कई बार हमें करना पड़ता है लीगली ऐसा, और कई बार वॉलंटरली, हम अपनी मर्जी से करते हैं। वॉलंटरली हम अपनी मर्जी से कैसे कंडीशन को वारंटी की तरह ट्रीट कर सकते हैं? एक होता है वेवर, हमने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया, मेरे पास राइट था बट मैंने उसे यूज ही नहीं किया। कंप्लीट वेवर भी हो सकता है और पार्शल वेवर भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला एक तो ऑल टुगेदर वेव्स, मैंने कंडीशन खत्म ही कर दी, और एक है मैंने डिसाइड किया कि मैं कंडीशन को किस तरह की यूज करूंगी, वारंटी की तरह। मतलब दोनों में डिफरेंस क्या है? जब मैंने कंप्लीट वेवर कर दिया तो मैंने डैमेजेस भी नहीं मांगी, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं कैंसिल किया। बट जब मैंने डिसाइड किया कि मैं उसे ट्रीट करूंगी एज ब्रीच ऑफ वारंटी, उस केस में मेरा राइट तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का था, पर मैंने सिर्फ क्या मांगी? डैमेजेस। एक होता है कंपल्सरी, कई बार लीगली जो कंडीशन है वो अपने आप ही वारंटी बन जाती है। ऐसा लीगली कब पॉसिबल है? बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। अगर लीगली कोई ऐसा रीजन हो गया, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि मैं इस क्वालिटी की गुड्स दूंगी, पर कोई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा डिसीजन लिया जिसकी वजह से अब मैं वो लीगली कर ही नहीं सकती, तो इस केस में आपका कंडीशन अपने आप ही किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वारंटी में। या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है नॉन सेवरेबल नेचर का है एंड गुड्स को पार्टली अप्रोप्रिएट कर लिया गया है, इन सारे केसेस में भी कंडीशन वारंटी बन जाएगी। अब जो कंडीशंस हैं दो तरह की होती हैं, एक होती हैं एक्सप्रेस कंडीशंस, एक होती हैं इम्प्लाइड कंडीशंस। जो पार्टीज ने डिस्कस की थी, चाहे उन्होंने रिटर्न में डिस्कस की या फिर ओरली बाय वर्ड्स डिस्कस की, या फिर के कंडक्ट से इन्फर हुई, हम तीनों को ही क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कंडीशंस। ध्यान रखना है, जो पार्टीज के कंडक्ट से कंडीशंस इन्फर कर रहे हैं, वैसे कंडक्ट के लिए हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं? इम्प्लाइड। बट यहाँ पर जो कंडक्ट से डिस्कस कर रहे हैं उसे भी हम लोग क्या बोलेंगे? एक्सप्रेस कंडीशंस। एंड ऐसे ही जो वारंटीज पार्टीज ने आपस में डिस्कस की, ओरली, रिटर्न और बाय कंडक्ट, किसी भी फॉर्म में, उसे बोला जाएगा एक्सप्रेस वारंटी। और कुछ बायर की प्रोटेक्शन के लिए लॉ ने खुद ही रूल्स बना रखे हैं। तो जो कंडीशंस एंड वारंटीज लॉ ने इम्पोज कर रखी हैं, इम्पोज्ड बाय लॉ, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लाइड कंडीशंस एंड वारंटीज। टोटल 7 इम्प्लाइड कंडीशंस हैं, 4 वारंटीज हैं और एक है केवियट एम्प्टर। इन सबको अच्छे से रिवाइज करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है हमारे पास कंडीशन एज टू टाइटल। इसका मतलब क्या है? कि जो भी पर्सन गुड्स सेल कर रहा है उसके पास राइट टू सेल है। हम ये हमेशा एज्यूम करके चलेंगे कि सेलर के पास राइट टू सेल है। इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल उसके पास राइट टू सेल होगा। तो अगर एग्जाम में कोई केस स्टडी आए कि कोई पर्सन आपको इन्फ्रिंजमेंट कर, अब किसी के ट्रेडमार्क की इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, कोई पर्सन आपको चॉकलेट सेल कर रहा है एंड उसके पास कोई लाइसेंस नहीं है बट वो उसके ऊपर लिख रहा है डेयरी मिल्क, तो फेक प्रोडक्ट सेल कर रहा है, इस केस में हम लोग क्या बोल सकते हैं? किस चीज का ब्रीच हुआ है? कंडीशन एज टू टाइटल। उसके पास लीगली राइट ही नहीं था इस चीज को सेल करने का। एक होता है सेल बाय डिस्क्रिप्शन। सेल बाय डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है? कि जो गुड्स हैं वो डिस्क्रिप्शन के साथ मैच करेंगे। मतलब कि अगर गुड्स डिस्क्रिप्शन के साथ मैच नहीं कर रही, बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट फॉर देम नॉर ही इज बाउंड टू पे फॉर देम। अब पता कैसे चलता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे हुआ है? अगर कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें हमने कोई फीचर को यूज किया जिसके बेसिस पे गुड्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जैसे कि हमने क्लास में एग्जांपल की हुई थी बनारसी साड़ी या फिर कश्मीर के राजमा, ऐसे कोई स्पेशल चीजें जो कि एक स्पेशल एरिया को सिग्निफाई करती हैं, जिनसे आम लोग उससे पहचानते हैं, उस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्क्रिप्शन। इट इज अ कंडीशन विच गोज टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसलिए अगर इसका ब्रीच होगा तो जो बायर है उस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर सकता है, चाहे बायर के पास गुड्स की इंस्पेक्शन का राइट था चाहे नहीं था। तो याद रखना है, जब सेल बाय कंडीशन हो, जब हमने कोई कंडीशन लगाई थी, सॉरी, जब सेल बाय सैंपल हो, तो सेल बाय सैंपल में अगर मेरे पास मौका था डिफेक्ट ढूंढने का पर मैंने फिर भी डिफेक्ट नहीं ढूंढा, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ ब्रीच ऑफ कंडीशन हुई है? नहीं, क्योंकि सेल बाय सैंपल में क्या अप्लाई हो जाता है उसके वर्सेस केवियट एम्प्टर। पर अगर सेल बाय डिस्क्रिप्शन थी, क्या उस केस में अगर मेरे पास मौका था मैंने फिर भी नहीं ढूंढा, केवियट एम्प्टर अप्लाई होगा? नहीं अप्लाई होगा, क्योंकि सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या बोला? वेदर द बायर इज एबल टू इंस्पेक्ट देम और नॉट। नोटिस किया ये पॉइंट सबने अच्छे से केस स्टडी के लिए? नेक्स्ट, सेल बाय सैंपल क्या होता है? तो जैसे हम डिस्क्रिप्शन में लिखते हैं कि जो गुड्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करेंगी डिस्क्रिप्शन को, बिल्कुल सेम लैंग्वेज यहाँ पर यूज करेंगे कि जो गुड्स हैं वो कॉरस्पॉन्ड करेंगी सैंपल को।
हमने सैंपल में लिखा, डिस्क्रिप्शन में लिखा दैट वेदर वी वर एबल टू इंस्पेक्ट देम और नॉट, वेदर वी हैड द राइट ऑफ इंस्पेक्शन और नॉट। बट यहाँ पर क्या जरूरी है कि मुझे क्या मिलना चाहिए, अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्जामिन करने की, तभी तो केवी टेम्पटर अप्लाई होगा। अगर मुझे एग्जामिन करने की अपॉर्चुनिटी नहीं दोगे तो केवी टेम्पटर कैसे लगेगा। तो मुझे अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए एग्जामिन करने की। अब एग्जामिन करने के बाद भी मैं सिर्फ कैसे डिफेक्ट ढूंढ सकती हूँ, ऐसे डिफेक्ट जो कि एपरेंट हैं ऑन रीजनेबल एग्जामिनेशन ऑफ द सैंपल। तो अगर गुड्स में ऐसा कोई डिफेक्ट है जो कि देखने के बाद भी नहीं मिलेगा, विच इज अ हिडन डिफेक्ट, उस केस में केवी टेम्पटर अप्लाई नहीं होता। जैसे कि एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया कि एक पर्सन ने एक स्टडी टेबल परचेज किया और उस टेबल के साथ उसकी लेग इस तरीके से पेस्ट की गई थी कि अगर कोई पर्सन ध्यान से भी देखता उसे पता ही नहीं चलता कि ये ब्रोकन लेग है। तो इस केस में हम सेल बाय सैंपल अप्लाई करेंगे या फिर केवी टेम्पटर अप्लाई करेंगे, वी विल अप्लाई सेल बाय सैंपल, क्योंकि जो उसका डिफेक्ट था इट वाज नॉट एपरेंट ऑन द रीजनेबल एग्जामिनेशन, वो देख के भी पता नहीं चल सकता था। अगर सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन दोनों चीजें दी गई थी तो ऐसा नहीं कि कोई एक रूल कंप्लाई करना है, दोनों रूल अप्लाई करने हैं, गीता वाला एग्जाम्पल, राइस वाला। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, जो गुड्स हैं सेलर की ड्यूटी बनती है कि गुड्स जनरली जिस चीज के लिए बनाई गई है वो पर्पस पूरा करेंगी। कोई आपका पर्टिकुलर पर्पस पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये चेक करना सेलर की ड्यूटी नहीं है, ये चेक करना किसकी ड्यूटी है, बायर की। तो अगर मैं कोई कपड़ा परचेज करने जा रही हूँ और मेरा पर्पस है फ्लेक्स बनाना, तो जो सेलर है उसकी ड्यूटी सिर्फ इतनी है कि जो वो क्लोथ सेल कर रहा है वो अपना जनरल पर्पस सॉल्व करे, मेरा जो स्पेशल पर्पस है वो चेक करना वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि क्या इस क्लोथ को फ्लेक्स बनाने के लिए, प्रिंटिंग के लिए यूज किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, तो जब भी कोई गुड्स डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे खरीदी गई है, एक ऐसे पर्सन से खरीदी गई है जो कि उन गुड्स में डील करता है, तो एक इम्प्लाइड कंडीशन है कि गुड्स मर्चेंटेबल क्वालिटी की होंगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसे लिखने में प्रॉब्लम आती है कि मैम लिखना कैसे और आइडेंटिफाई कैसे करना है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी। तो पहले तो कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी सिर्फ बी टू बी डील में लगाना है। बी टू बी में आपने ध्यान रखना है, ये फर्दर सिर्फ कब लगेगा जब कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के बेसिस पे हो रहा है, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। एंड किस पर्सन से हम गुड्स परचेज कर रहे हैं जो कि उन गुड्स में डील करता है, इस लाइन से मुझे पता चला कि बी टू बी डील है, जो इन गुड्स में डील कर रहा है। एंड जो गुड्स है वो मर्चेंटेबल क्वालिटी की होनी। कंडीशन एज टू होलसमनेस, तो जो भी पेरिशेबल गुड्स हैं वो एडिबल होने चाहिए। एंड बिल्कुल इसके जैसा ही नॉन पेरिशेबल गुड्स के केस में हम वर्ड यूज करते हैं क्वालिटी और फिटनेस, और पेरिशेबल गुड्स के लिए वर्ड यूज करते हैं होलसमनेस। उसके बाद आती है हमारे पास फोर इम्प्लाइड वारंटीज, वेरी ऑफन आस्क्ड एज डायरेक्ट क्यूरी क्वेश्चन, कि ये बताओ भाई क्या चार इम्प्लाइड वारंटीज क्या है। तो सबसे पहली इम्प्लाइड वारंटी है अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, कि जो मेरी गुड्स है मुझे उसका अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन मिलेगा, कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा मेरे उसके यूजेज में। सेकंड है नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बेंस, कि जब मैं गुड्स खरीद रही हूँ मेरा इसके ऊपर पूरा राइट होगा, इसके ऊपर किसी का भी चार्ज क्रिएट नहीं किया गया, किसी का भी राइट और नहीं क्रिएट किया गया, कोई भी इनकम्बरेंस नहीं है। तो अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ इनकम्बरेंस। देन अगर हमारे बिजनेस में कोई कस्टम्स अप्लाई होते हैं तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि उन कस्टम्स के अकॉर्डिंग भी वो स्पेशल पर्पस पूरा हो रहा है। इम्प्लाइड वारंटी एज टू क्वालिटी और फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस मे बी अनेक्स्ड और टैग्ड बाय यूजेज ऑफ ट्रेड। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास डिस्क्लोजर ऑफ डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स, जैसे कि आई थिंक एक दो बार हमने बुक में से क्वेश्चन किया है कि किसी पर्सन का टूथ टूट गया कोई चीज यूज करते हुए, कोई बेक्ड आइटम यूज करते हुए, तो हम लोगों ने कहा था यहाँ पे, वहां पे तो था क्वालिटी और फिटनेस वाला पॉइंट, डेंजरस नेचर था शैम्पू वगैरह के केस में, कि अगर जो शैम्पू है वो आईज में जा सकता है, उसे यूज करने का एक स्पेशल तरीका है, तो ये सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो डिस्क्लोज करे डेंजरस नेचर ऑफ गुड्स। एक बार चारों वारंटीज प्लीज रीड करो, सब लोग ध्यान से रीड करो। नहीं, टाइटल एक इंटेंजिबल राइट है, ठीक है, एंड पोजेशन एक टेंजिबल चीज है कि यार मेरे पास चीज पड़ी है, यू कैन नॉट इंटरफेयर विद इट्स यूज, कैन नॉट से कि मुझे थोड़ी देर के लिए चाहिए, कि मैंने ही तो तुम्हें दी थी, मैंने ही तो तुम्हें सेल किया, आई वांट टू यूज इट फॉर अ वाइल। ठीक है, बोलो।
नहीं, तो ये किसी को और टाइम में चले आगे, चले आगे। नेक्स्ट है अभी केवी अटेम्प्टर, सेक्शन नंबर 16। केवी अटेम्प्टर का मतलब ये होता है लेट द बायर बी अवेयर, मतलब कि सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर बैड सिलेक्शन ऑफ द बायर। बायर ने खुद अपनी गुड्स का सिलेक्शन करना है कि जो गुड्स हैं उसके पर्टिकुलर पर्पस को मीट करती हैं या नहीं करती, ये बायर ने खुद डिसाइड करना है। सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। बट कई बार ऐसा होता है कि सेलर बायर अपना सारा बर्डन सेलर के ऊपर ट्रांसफर कर सकता है। तो अगर तीन कंडीशंस पूरी हो जाएं, जो कि एक्सेप्शन है केवी टेम्पटर की, तो सारा बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? सेलर के ऊपर। अगर बायर ने सेलर को बताया था कि मेरा पर्टिकुलर पर्पस क्या है, बायर ने सेलर को बोला कि मुझे इस चीज के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, मैं तुम्हारे स्किल के ऊपर डिपेंड कर रहा हूं, और जो सेलर है वो उन्हीं गुड्स में डील करता है, सेलर का बिजनेस है उन गुड्स में डील करना, तो उस केस में सारा बर्डन ट्रांसफर हो जाए। जैसे कि अगर मैं कार परचेज करने गई, तो कार जो है वो मेरी रिक्वायरमेंट को मीट करती है या नहीं, ये चेक करना मेरी ड्यूटी है। अगर मैंने एक ऐसी कार परचेज कर ली जो कि शायद लुक्स में उतनी अच्छी नहीं है, जिसमें कम फीचर्स है या जिसकी एवरेज कम है, तो वो मेरी गलती है। इस केस में मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकती, केवीएट एम्प्टर अप्लाई हो जाए। बट मान लो मैं टैक्सी का बिजनेस करने जा रही हूँ और मैंने सेलर को जाके बोला कि मैं फर्स्ट टाइम लाइफ में कार खरीद रही हूँ, मुझे इसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप मुझे कार गाइड करो कौन सी परचेज करूं जिससे कि मैं टैक्सी का बिजनेस कर सकूं। तो बायर ने सेलर को अपना स्पेशल पर्पस बताया कि मुझे इस बिजनेस के लिए कार चाहिए, तो इस बिजनेस में स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि एवरेज ज्यादा हो कार की, एंड कि मैं आपके स्किल के ऊपर डिपेंड कर रही हूँ, मुझे इसके बारे में कोई नॉलेज नहीं है, एंड जो जिसे मैं बोल रही हूँ उसका ये बिजनेस है। ऐसा नहीं मैं किसी लेमैन से सेकेंड हैंड कार खरीदने गई हूँ, मैं डीलर से कार परचेज करने से एक्सपेक्टेड है कि उसे कार्स के बारे में नॉलेज होगी। तो इस केस में सारा बर्डन किसके ऊपर ट्रांसफर हो जाएगा? सेलर के ऊपर। इस केस में केवीए टेम्पलेट अप्लाई नहीं हो। जो केवीए टेम्पलेट है वो कहता है कि बायर की ड्यूटी है, जो भी इंप्लाइड कंडीशंस हैं वो ये कहती है कि सेलर की ड्यूटी है। तो जो इंप्लाइड कंडीशंस हैं वो अपने आप ही क्या बन गई? केवीए टेम्पलेट की एक्सेप्शंस। तो कंडीशन एज टू, अगर गुड्स सेल की जा रही हैं डिस्क्रिप्शन से, मर्चेंटेबल क्वालिटी, सैंपल के बेसिस पे, गुड्स फिट हैं या फिर नहीं है, ये सारी हम लोगों ने क्या पढ़ी है? इम्प्लाइड कंडीशंस। सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन। अभी हम लोगों ने वारंटीज में एक पॉइंट पढ़ा कि अगर गुड्स सेल की जा रही हैं किसी कस्टम के अंडर, तो वो कस्टम पूरा होगा या नहीं होगा, ये सारे पॉइंट्स। बस एक स्पेशल पॉइंट बीच में नया ऐड हुआ है, अगर गुड्स सेल की जा रही है अंडर अ पेटेंट और अ ब्रांड नेम, उस केस में केवीएट एम्प्टर अप्लाई नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट चैप्टर है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड डिलीवरी ऑफ गुड्स। तो ओनरशिप का मतलब होता है प्रॉपर्टी का ट्रांसफर होना। सबसे पहले तो भाई ये टॉपिक इंपॉर्टेंट क्यों है, इस छोटी सी चीज के बारे में हमने पूरा चैप्टर क्यों बना दिया कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर की जा रही है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम ऑफ ट्रांसफर। क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड प्राइमा फेसाई पासेस विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है उसके साथ ही रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर किसी पर्सन की गुड्स डैमेज हो जाए और हमने थर्ड पार्टी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लेना है, हमने गुड्स सेल कर दी और बायर ने पैसे नहीं दिए, अगर किसी की गुड्स गुम जाए एंड हमने पुलिस में कंप्लेन करनी है, ये सारे राइट्स एक्सरसाइज करने का राइट किसके पास है? जो गुड्स का ओनर है। तो हमें पता करना जरूरी है कि ओनर कौन है। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुकी है तो लीगल एक्शन लेने के राइट भी किसके पास चले गए हैं? बायर के पास। अदरवाइज सारे राइट्स किसके पास है अभी तक? सेलर के पास। अब हमें पता कैसे चलता है कि प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर हुई? इस टॉपिक के टोटल 3 पार्ट्स में, जो भी स्टूडेंट्स को डिफिकल्ट लग रहा है कि हम इसे पढ़ें कैसे, 3 टाइप के क्वेश्चन, 3 पार्ट्स में रूल्स है। एक है कि टाइप ऑफ गुड्स क्या थी, फर्स्ट टाइप ऑफ गुड्स, उसमें एग्जिस्टिंग गुड्स में फर्स्ट आती थी स्पेसिफिक गुड्स। तो स्पेसिफिक गुड्स के केस में और असर्टेन गुड्स के केस में क्या रूल अप्लाई होगा वो एक पढ़ेंगे। सेकंड पढ़ेंगे अनअसर्टेन गुड्स के केस में क्या रूल अप्लाई होगा। थर्ड पढ़ेंगे अगर गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल है तो क्या अप्लाई होगा। तो सेक्शन नंबर 18 से 22 तो सिर्फ यही डिस्कस किया गया है कि स्पेसिफिक गुड्स और असर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है। सेक्शन 23 फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, हमने उसके एग्जैक्ट क्लास में 7 पॉइंट्स याद किए हुए हैं। प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, एंड गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल तो शायद आपको याद ही होगा, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल सेक्शन नंबर 24 में प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है। अब सबसे पहले प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हुई उसके लिए 2 चीजें देखनी होती हैं।
कहते सबसे पहले तो गुड्स आइडेंटिफाई हो जानी चाहिए, डिलीवरेबल स्टेट में आ जानी चाहिए, एंड उसके बाद हम किस बेसिस पे फाइनलाइज करते हैं, पार्टीज की इंटेंशन के बेसिस पे। इंटेंशन पता ही कैसे चलती है कि पार्टीज का क्या नियत होगा कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो, कैसे चेक करेंगे किसी की इंटेंशन। इंटेंशन चेक करने के लिए हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स क्या है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, एंड सर्कमस्टांसेस क्या है। तो अगर आपको कोई भी थ्योरी क्वेश्चन या कोई भी केस स्टडी आए जिसमें हमें ये बताना हो कि प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर हो रही है, आप एग्जैक्टली आंसर में वर्ड्स क्या यूज कर सकते हो। आप ये बोल सकते हो कि प्रॉपर्टी तब ट्रांसफर होती है जब गुड्स आइडेंटिफाई हो जाए, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, एंड पार्टीज की इंटेंशन के बेसिस पे। आई विल रिपीट माई सेल्फ, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होती है, जब गुड्स क्या हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, डिलीवरेबल स्टेट में आ जाए, एंड पार्टीज की इंटेंशन के बेसिस पे। इंटेंशन पता कहां से करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस देखते हैं, सर्कमस्टांसेस देखते हैं, और पार्टीज के कंडक्ट। तो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी, अगर किसी ने नहीं लिखा हुआ, फर्स्ट टाइम कर रहा है, तो चाहे साथ में मेंशन कर लो। आइडेंटिफिकेशन पहला वर्ड, दूसरा वर्ड मैंने करवाया गुड्स आनी चाहिए डिलीवरेबल स्टेट में, तीसरा वर्ड पार्टीज की इंटेंशन। इंटेंशन कहां से पता करते हैं, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडीशन, सर्कमस्टांसेस एंड कंडक्ट ऑफ पार्टीज। अब यही पॉइंट बार बार रिपीट होते रहेंगे। कहते हैं मान लो कोई स्पेसिफिक या असर्टेन गुड्स है, इस केस में प्रॉपर्टी तब पास होगी जब पार्टीज का इंटेंट होगा। इंटेंट कहां से पता चलेगा, वही सेम वर्ड्स रिपीट होंगे। कहते हैं इंटेंट पता करेंगे कॉन्ट्रैक्ट के टर्म से, पार्टीज के कंडक्ट से, और सर्कमस्टांसेस से। अगर गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में है तो जब कॉन्ट्रैक्ट किया था साथ के साथ ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई, क्योंकि वो पहले से ही डिलीवरेबल स्टेट में है। अगर गुड्स को डिलीवरेबल स्टेट में भी लाना बाकी है, तो जब गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ जाएंगी और हम ये बात बायर को बता देंगे कि गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में आ गई हैं, साथ के साथ ही प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। एंड थर्ड, स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, जब सेलर ने उसके ऊपर कोई काम करना था, तो जब सेलर वो काम कर देगा और बायर को इन्फॉर्म कर देगा, उस टाइम पे प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। तो सेक्शन नंबर 18 से 22 में यही तीन चीजें बार बार रिपीट होंगी। स्पेसिफिक या सर्टेन गुड्स के बारे में कोई आपसे पूछे तो आपने लिखना है आइडेंटिफिकेशन करनी है गुड्स की, उन्हें डिलीवरेबल स्टेट में लाना है, और पार्टीज की इंटेंशन दी। इंटेंशन कहां से देखनी है, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स से, पार्टीज के कंडक्ट से, और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अनसर्टेन गुड्स के केस में प्रॉपर्टी कैसे ट्रांसफर होती है, तो अनसर्टेन गुड्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले तो आप एक्सप्लेन करोगे एप्रोप्रिएशन वर्ड का क्या मतलब होता है, फिर आप साथ में एक्सप्लेन करोगे 7 पॉइंट्स। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके लिए हमने एक शॉर्ट फॉर्म बनाई हुई थी, सिम। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मतलब होता है कि गुड्स को सिलेक्ट किया गया इस इंटेंशन के साथ कि इससे हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे, एंड दोनों पार्टीज का म्यूचुअल कंटेंट आ गया है, सिलेक्शन, इंटेंशन, एंड म्यूचुअल कंसेंट। ठीक है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है अनएसर्टेन गुड्स की सेल का, प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी जब तक कि गुड्स असर्टेन ना हो जाए। सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स कहते हैं एप्रोप्रिएशन की जाएगी। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है सिलेक्शन हो रही है गुड्स की, इंटेंशन है उससे कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना, एंड म्यूचुअल कंसेंट है सेलर एंड बायर का। 7 स्टेप्स क्या है जो कि आपको एग्जैक्ट एग्जाम में लिखने हैं कि अनसर्टेन गुड्स में कैसे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। आप बोलोगे कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट हुआ अनसर्टेन गुड्स के लिए, अनसर्टेन गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता किस बेसिस पे है, डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे। फिर हम गुड्स को ले आए डिलीवरेबल स्टेज में, हमने गुड्स को एप्रोप्रिएट कर दिया, डिलीवरेबल स्टेट में ले आए मतलब कि गुड्स को क्या कर दिया, एप्रोप्रिएट। ये जो एप्रोप्रिएशन है, सेलर ने की विद द कंसेंट ऑफ बायर और बायर ने की विद कंसेंट ऑफ सेलर, दोनों अलाउड है। एप्रोप्रिएशन एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एप्रोप्रिएशन सॉरी डिलीवरी गुड्स, सॉरी जो कंसेंट है वो उससे पहले भी हो सकता है, बाद में हो सकता है। क्लियर है। एक बार प्लीज ये रीड करो और इसे इंपॉर्टेंट भी मार्क करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अनसर्टेन गुड्स का मतलब और इसके क्या रूल्स हैं।
नेक्स्ट पॉइंट, हमें पता है कि अगर हम गुड्स बायर को दे दें तब भी गुड्स की डिलीवरी मान ली जाती है, बायर को एजेंट को दे दो तब भी डिलीवरी हो गई, और बायर किसी हम कैरियर को दे जो कि बायर का एजेंट है तब भी क्या हो गई, गुड्स की डिलीवरी। तो चाहे गुड्स बायर को दी या उसके एजेंट को या कैरियर को दी जो कैरियर की एक्ट कर रहा है एज एजेंट ऑफ बायर, तो तीनों केसेस में ही गुड्स की डिलीवरी होगी। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल, अच्छी केस स्टडी बनती है इसमें कि अगर मैंने किसी कस्टमर को गुड्स भेजी और उसे बोला कि तुम्हारे पास ऑप्शन है, तुम इतने टाइम के अंदर अंदर इसे एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी कर सकते हो, तो इस केस में हम क्या मानेंगे कि सेल कब होगी, एक्सप्रेस, जब वो पर्सन खुद ही मुझे एक्सप्रेस कर देगा कि मैं गुड्स को परचेज कर रहा हूं, मैं गुड्स को एक्सेप्ट करता हूं, हम मान लेंगे कि सेल। कई बार वो एक्सप्रेस नहीं करेगा, उसके कंडक्ट से इंप्लाई हो जाएगा, जैसे कि अगर जो बायर है उसने गुड्स किसी थर्ड पार्टी को सेल कर दी, जैसे कि जो बायर है उसने गुड्स को किसी और को प्लेज पे दे दिया, तो हम लोग उससे भी क्या मान लेते हैं, सेल। जब भी हम किसी को गुड्स देते हैं कि तुम एक्सेप्ट भी कर सकते हो, रिजेक्ट भी, हम एक टाइम लिमिट बताते हैं। अगर वो उस टाइम लिमिट के अंदर अंदर आंसर नहीं करता, देयर इज लैप्स ऑफ टाइम, तो उस केस में भी गुड्स को क्या मान लिया जाता है, सेल। अगर हमने कोई टाइम नहीं भी बताया तो उस केस में हम अप्लाई करते हैं रीजनेबल टाइम। तो अगर कोई पर्सन सिग्निफाई कर दे, एक्सप्रेस कर दे कि मैं गुड्स को एक्सेप्ट कर रहा हूं, इट इज इक्वल टू सेल। उसने सिग्निफाई तो नहीं किया बट उसने गुड्स को रखा अपने पास इवन आफ्टर फिक्स्ड टाइम हैज लैप्स्ड, कोई टाइम नहीं फिक्स किया था बट रीजनेबल टाइम लैप्स, उसने एक्सप्रेस भी नहीं किया एंड उसने गुड्स को अपने पास रखा भी नहीं, बट उसने कोई भी ऐसा राइट एक्सरसाइज किया विच इज इक्वल टू एक्सेप्टिंग द गुड्स, उसने किसी और को प्लेज कर दिया या सेल कर दिया। सेक्शन नंबर, एक मिनट, इस टॉपिक में मैं अभी आती हूँ, नेक्स्ट के साथ लिंक है, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। वैसे तो जैसे ही गुड्स बायर को या बायर के एजेंट को दी, इट इज इक्वल टू कि गुड्स की डिलीवरी हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई। बट कई बार ऐसा होता है कि हमने बायर को गुड्स तो दे दी पर हमने बोला, एक कंडीशन लगा दी कि जब तक तुम ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। इस कंडीशन लगाने को क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, कि मैं तुम्हें गुड्स की डिलीवरी तो कर रही हूं पर मैंने अपने पास रिजर्व कर लिया, मैंने राइट इसका अपने पास ही रखा है, जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो अभी तक मेरे पास ही है, सब्जेक्ट टू अ कंडीशन, मैं कंडीशन लगा रही हूँ, जब तक तुम ये कंडीशन पूरी नहीं करोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। जैसे कि अगर मैंने आपको कोई गुड्स भेजी और साथ में एक बिल ड्रॉ करके बेचा और मैंने बोला कि जब मुझे बिल ये साइन होके मिल जाएगा तभी हम मानेंगे कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है, तो इस केस में मैंने क्या किया है, अपने पास रिजर्व किया है राइट ऑफ डिस्पोजिंग द गुड्स, चाहे गुड्स फिजिकली आपके पास हैं पर उसकी प्रॉपर्टी अभी भी मेरे पास ही है। ऐसी ही एक कंडीशन हो सकती है सेल फॉर कैश ओनली और रिटर्न। कई बार जो सेलर है वो ये कंडीशन लगाता है कि या तो पैसे दे देना या गुड्स को वापस भेज देना, तो इस केस में कंडीशन क्या लगाई जा रही है, कैश पेमेंट। तो इसी की रिजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल की ही एक टाइप है कि आप पेमेंट किस, या तो आप अभी पेमेंट करोगे या फिर हम गुड्स को क्या मान लेंगे, रिटर्न। नेक्स्ट, रिस्क प्राइमा फेसाई पासेस विद प्रॉपर्टी। रिस्क कब ट्रांसफर होता है, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाए। लिखा तो हुआ है रिस्क पर हम प्रैक्टिकली अप्लाई क्या करते हैं, रिस्क एंड रिवॉर्ड। ये पूरा टॉपिक रीड करते हैं, इसमें छोटी छोटी केस स्टडीज है कुछ स्पेशल। सेक्शन 26 के अकॉर्डिंग अगर कुछ और अग्री नहीं किया हुआ तो जो गुड्स हैं वो सेलर के रिस्क पे रहती हैं जब तक कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई, पर जैसे ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई अब गुड्स किसके रिस्क पे आ जाती हैं, बायर। तो आमतौर पे रूल क्या अप्लाई होता है, रिस्क फॉलोज ओनरशिप, ओनरशिप के पीछे पीछे रिस्क चलता है, जब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है तो रिस्क भी ट्रांसफर हो जाता है। इट प्रोवाइड्स दैट वेयर डिलीवरी ऑफ द गुड्स हैज बीन डिलेड थ्रू फॉल्ट ऑफ आइदर बायर और सेलर, अगर गुड्स की डिलीवरी किसी एक पार्टी की गलती की वजह से डिले हो रही है, गुड्स आर एट रिस्क ऑफ द पार्टी इन फॉल्ट एज रिगार्ड एनी लॉस विच माइट नॉट हैव अकर्ड बट फॉर सच फॉल्ट। तो अगर किसी पार्टी की गलती की वजह से गुड्स की डिलीवरी पेंडिंग है, लॉस भी किसका होगा, उस पर्सन का होगा, चाहे प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई है चाहे नहीं हुई। जैसे कि मैंने क्लास में एक बार एग्जांपल दी थी, मान लो मैंने किसी से शुगर परचेज की, उन्होंने मुझे बोला कि मैम हमने शुगर पैक करके रख दी है, आप इसे पिकअप कर लो, मैंने बोला मैं 2 दिन बाद पिकअप करूंगी, तो मेरी वजह से डिले है। उन्होंने बोला गोडाउन में हमें कुछ और गुड्स स्टोर करनी है, हम गोडाउन के बाहर ही गुड्स रख रहे हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसे पिकअप करना। तो वैसे तो अभी डिलीवरी नहीं हुई है तो गुड्स की प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, बट ये डिलीवरी किस वजह से पेंडिंग है, बिकॉज ऑफ फॉल्ट ऑफ बायर। अब अगर बिकॉज ऑफ रेन वो जो शुगर है वो डिस्ट्रॉय हो जाए, वो पेरिश हो जाए, तो इस केस में लॉस किसका होगा, बायर का। ठीक है, thus in ordinary circumstances risk is borne by buyer only when the property is passed,
बट अगर कोई स्पेशल केस है, अगर बायर का फॉल्ट है, उस केस में बायर पहले भी रिस्क को बियर करता है। ठीक है, इसी पॉइंट को बाद में अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। नेक्स्ट हमारे पास एक पॉइंट आता है, अगेन रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। ऐसे कौन कौन से केस हैं कि एक पर्सन ओनर नहीं है, वो फिर भी टाइटल ट्रांसफर कर दे। तो जब भी ये क्वेश्चन आएगा हम पहले यही हेडिंग देंगे, ट्रांसफर ऑफ टाइटल बाय नॉन ओनर। इसका मतलब क्या है कि ओनरशिप सिर्फ कौन ट्रांसफर कर सकता है, जिसके पास टाइटल हो। क्योंकि अभी कंडीशंस में पढ़ा, पहली कंडीशन ही क्या होती है, कंडीशन एज टू टाइटल। जो पर्सन सेल कर रहा है, हम एज्यूम करके चलते हैं कि उसके पास क्या है, राइट टू सेल। इसका मतलब कि अगर कोई पर्सन वैलिड ओनर नहीं है तो वो वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर भी नहीं कर सकता। पर कुछ स्पेशल केसेस हैं, कई बार एक पर्सन वैलिड ओनर नहीं होता, वो फिर भी वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। एक्सेप्शंस हैं, ये एक्सेप्शंस हमें बताई गई हैं सेक्शन नंबर 27 to 30 में। तो आमतौर पे तो रूल अप्लाई होता है नेमो दे कोनो हैबे, मतलब कि नो वन कैन गिव व्हाट ही हैज नॉट गॉट। एग्जैक्टली यही लैंग्वेज क्वेश्चन में पूछी जाती है। नेमो दे कोनो हैबे का मतलब नो वन कैन गिव व्हाट ही हिमसेल्फ डजंट हैव। बट कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं। एक्सेप्शनल केसेस क्या है हमारे पास, पहली लिस्ट आती है मर्सेंटाइल एजेंट। जब किसी पर्सन का बिजनेस है गुड्स में डील करना, गुड फेथ में हमने उस पर्सन से गुड्स खरीदी हैं, तो मर्सेंटाइल एजेंट अगर किसी को भी गुड्स सेल करेगा तो बायर को वैलिड टाइटल मिलेगा। तो पहले पार्ट में हमने 3 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, मर्सेंटाइल एजेंट, सेलर इन पोजेशन एंड बायर इन पोजेशन। शायद इसी कैटेगरी में कोनर भी आ रहा, ऐसे ही आ रहा है। तो मर्सेंटाइल एजेंट, अगर कोई पर्सन गुड्स में डील करता है, उसके पास गुड्स का पोजेशन है, उसने गुड्स का पोजेशन ओनर के कंसेंट के साथ लिया है, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में उसने गुड्स को किसी और को सेल कर दिया और बायर ने गुड फेथ में खरीदा। नेक्स्ट है सेल बाय वन ऑफ द जॉइंट ओनर। तो अगर मैं और मेरे हस्बैंड कार के जॉइंट ओनर हैं और सिर्फ मैंने अकेले ने ही कार सेल कर दी, वन ऑफ द जॉइंट ओनर, तो मेरे पास राइट तो था सिर्फ 50% सेल करने का, पर मैंने 100% ट्रांसफर कर दिया। इस केस में वैलिड प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगी। ये एक्सेप्शन है नेमो कोनो है। देखिए, सेल बाय अ पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सेम पॉइंट प्लेज में भी आता है, प्लेज की एक्सेप्शंस में भी आता है। कई बार ऐसा होता है कि एक पर्सन वैलिड ओनर नहीं है पर फिर भी वैलिड प्लेज क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आपको बता रखा है कि जो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट है, जब तक उसे वॉइड डिक्लेयर ना करो तब तक वो क्या होता है, वो वैलिड ही होता है। यही पढ़ा हुआ है ना हमने, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट को जब तक वॉइड डिक्लेयर ना करो तब तक वैलिड होता है। तो अगर किसी पर्सन के पास गुड्स है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में, जिसे कि अभी तक वॉइड डिक्लेयर नहीं किया गया, इसमें प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो सकती है। अगर किसी पर्सन ने गुड्स सेल कर दी पर अभी तक उसके पास पोजेशन है, सेलर इन पोजेशन, तो वो भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। किसी पर्सन ने गुड्स परचेज कर ली, उसके पास अभी प्रॉपर्टी नहीं है, वो बायर है पर प्रॉपर्टी नहीं है, उसके पास पोजेशन है सिर्फ, इस केस में भी वो वैलिड प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है। नेक्स्ट, इफेक्ट ऑफ एस्टॉपल। अगर मैंने ओनर ने खुद किसी पर्सन को ऐसे लगने दिया कि इससे राइट है, ये मेरे भी यहाँ पे गुड्स सेल कर सकता है, तो लेटर ऑन अगर मैं उस चीज को डिनाई करूंगी तो आप लोग बोलोगे यू आर स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग व्हाट यू योरसेल्फ कमिटेड। तो अगर कोई पर्सन अपने कंडक्ट से ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा है कि मैंने किसी पर्सन को राइट दिया है मेरी गुड्स सेल करने का, तो अगर वो पर्सन गुड्स सेल करेगा चाहे वो ओनर नहीं है, वैलिड ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी। अनपेड सेलर एंड कुछ और एक्ट्स में, जैसे कि अगर इंसॉल्वेंसी के केस में ऑफिशियल लिक्विडेटर, बेलमेंट के केस में फाइंडर ऑफ गुड्स, या फिर पॉनी गुड्स को सेल करता है, तो जो न्यू बायर है उसे वैलिड ओनरशिप मिलती है। कोई भी कंफ्यूजन डाउट यहाँ तक, ये चैप्टर आपको डिफिकल्ट लग रहा था? सेलर, सेल सेल फॉर कैश और रिटर्न, या फिर रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। दोनों केसेस में जब सेल ही नहीं हुई है तो ऑब्वियसली लॉस भी किसका है, सेलर। फिर अगर बायर की वजह से हुआ है तो बायर, वो तो अभी हमने सेक्शन 26 की एक्सेप्शन पढ़ी। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो सबसे पहले परफॉर्मेंस वर्ड का मतलब ही क्या, परफॉर्मेंस का वर्ड का मतलब होता है अपनी ड्यूटी पूरी करना। सेलर की क्या ड्यूटी थी, गुड्स को डिलीवर करना और प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करना। बायर की क्या ड्यूटी थी, प्राइस पे करना एंड गुड्स को एक्सेप्ट करना। जब ये दोनों लोग अपना काम कर लेंगे हम इसे क्या बोलते हैं, परफॉर्मेंस। कहते हैं परफॉर्मेंस का मतलब है सेलर ने क्या कर दी, गुड्स की डिलीवरी, एंड बायर ने क्या कर लिया, गुड्स को एक्सेप्ट, और साथ ही बायर ने गुड्स का प्राइस भी पे कर दिया।
सबसे पहले उन्होंने फिर से एक्सप्लेन किया डिलीवरी का मतलब, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन, वॉलंटरी 3 टाइप्स की होती है, उसे डिस्कस किया। फिर हमें बताया कि सेलर और बायर की ड्यूटी क्या है। सेलर की ड्यूटी क्या है? गुड्स को डिलीवर करना। बायर की ड्यूटी है गुड्स को एक्सेप्ट करना और उनके लिए पे करना। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी कॉन्ट्रैक्ट दो तरह के होते हैं। एक होते हैं कंकरेंट कंडीशंस, कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी की और तुमने भी साथ के साथ अपनी ड्यूटी पूरी की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में हम लोग वर्ड क्या यूज करते हैं कि रेसिप्रोकल कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस हो रही है। याद आया? 4th चैप्टर में एक वर्ड आता है साइमल्टेनियस परफॉर्मेंस। एक होते हैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिसमें हमें एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो करनी है, हमें स्पेसिफिक ऑर्डर फॉलो करना है। कहते बिल्कुल वैसे ही सेल में भी एक हो सकता है कि दोनों चीजें कंकरेंट होनी है, मतलब कि जब मैं गुड्स दूंगी तुम साथ के साथ ही उसका प्राइस पे कर दोगे। कहते हैं आमतौर पे गुड्स और पेमेंट ऑफ प्राइस दोनों ही कंकरेंट कंडीशंस है, मतलब कि सेलर शुड बी रेडी एंड विलिंग टू गिव पोजेशन इफ द बायर इज रेडी टू पे द प्राइस। तो साइमल्टेनियस में भी बिल्कुल सेम वर्ड आता है, रेडी एंड विलिंग। याद है कि नहीं? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के चैप्टर 4 में वहां पे एग्जैक्ट वर्ड हमने याद किया हुआ है, रेडी एंड विलिंग। यू हैव टू फुलफिल योर परफॉर्मेंस इफ द अदर पार्टी इज रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म हिज प्रॉमिस और हिज ड्यूटी। सेम चीज हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई करनी है। अब ये सारे वर्ड्स के ऊपर छोटी छोटी केस स्टडी बन सकती है। पहला वर्ड है पार्ट डिलीवरी। अगर मैंने सारी गुड्स नहीं दी, कुछ गुड्स दी है, तो इसे क्या माना जाएगा? अगर मैंने पार्ट डिलीवरी की है विच इज इन प्रोसेस ऑफ डिलीवरी ऑफ होल। लेट से कोई बहुत बड़ी कंसाइनमेंट थी, मैंने 1000 यूनिट्स भेजनी थी, वो एक व्हीकल में आ ही नहीं सकती थी, तो दो व्हीकल में गुड्स आ रही हैं, एक में 500 दूसरे में 500, तो एक व्हीकल अभी आपको मिल गया है। तो यहाँ पे पार्ट डिलीवरी है विच इज इन प्रोग्रेस ऑफ होल डिलीवरी। तो इस केस में क्या मान लिया जाएगा कि पूरी प्रॉपर्टी आपको ट्रांसफर। डिलीवरी के लिए अप्लाई करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? बायर की। डिलीवरी कहाँ पे की जाएगी ये क्यों पता करना जरूरी है? क्योंकि इसी से पता चलता है कि ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस किसके हैं। अगर मैं जोमेटो पे डिलीवरी का ऑर्डर कर रही हूँ, इसका मतलब कि प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है? मेरा घर। मतलब कि मेरे घर तक डिलीवरी का एक्सपेंस कौन बियर करेगा? जोमेटो। अगर मैं डोमिनोज की वेबसाइट पे जाके पिकअप का ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ, उस केस में प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है? डोमिनोज का स्टोर। उस केस में वहां से पिकअप करने के एक्सपेंसेस, ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस कौन बियर करेगा? बायर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिजनेस में ये डिटरमिन करना कि ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस, सारा बिजनेस का मार्जिन इसी चीज में छुपा होता है। जो लोग ट्रेडिंग का काम करते हैं, जिसके भी पेरेंट्स, वो अच्छे से समझ पाएंगे। ट्रेडिंग में सारा बिजनेस का मार्जिन इस चीज पे छुपा होता है कि आपकी गुड्स की डिलीवरी कहां पर होगी। तो गुड्स की डिलीवरी कहां पर होगी, उसकी प्लेस क्या है? कहते अगर गुड्स से सोल्ड आर टू बी डिलीवर्ड एट द प्लेस एट विच दे आर एट द टाइम ऑफ सेल। अगर कुछ भी अग्री नहीं किया तो हम ये मान के चलेंगे कि गुड्स जहां पर थी एट द टाइम ऑफ सेल वहीं पे उसकी डिलीवरी हो। तो अगर मैं बुक्स परचेज करने गई हूँ, मैंने बुक स्टोर पे बुक्स देखी, मतलब कि वही उसकी डिलीवरी होगी। अगर मैं हमने डिसाइड किया था कि फ्यूचर में गुड्स सेल करनी है, मैं शॉपकीपर के पास गई और मैंने बोला कि मैंने आपसे 1000 बुक्स परचेज करनी है, इस केस में गुड्स की डिलीवरी कहाँ होगी? जहां पर गुड्स अवेलेबल थी एट द टाइम ऑफ अग्रीमेंट टू सेल। अगर गुड्स तब एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, उन्होंने बोला मैम हम गुजरात से गुड्स बनवाएंगे, तो इस केस में प्लेस क्या बन जाएगी जहां पर गुड्स क्या हो रही है? मैन्युफैक्चर। अगर पार्टीज ने प्लेस डिसाइड कर रखी है फिर तो कंफ्लिक्ट ही नहीं, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर पार्टीज ने प्लेस डिसाइड नहीं कर रखी फिर हम क्या अप्लाई करते हैं? सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अब प्लेस में क्या हो सकता है? कहते डिपेंड करता है कि गुड्स किस किस टाइप की है। अगर गुड्स एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे तो जहां पे कॉन्ट्रैक्ट किया था वहीं पे हो जाए। अगर वो अनएसर्टेन गुड्स थी, फ्यूचर के लिए था एक अग्रीमेंट टू सेल, तो जहां पर अग्रीमेंट टू सेल किया वहीं पर ही होगा। अगर वो गुड्स फ्यूचर गुड्स थी, अभी वो गुड्स बनी ही नहीं, तो जहां पर मैन्युफैक्चर होगी, चाहो तो आप लिख लो स्पेसिफिक, अनएसर्टेन एंड फ्यूचर गुड्स। फर्स्ट केस में बात की जा रही है स्पेसिफिक गुड्स के बारे में, सेकेंड में अनएसर्टेन के बारे में, और थर्ड में फ्यूचर गुड्स के बारे में। टाइम ऑफ डिलीवरी, अगर कोई टाइम फिक्स है तो उसी टाइम पे किया जाएगा, अगर कोई भी टाइम फिक्स नहीं है तो रीजनेबल टाइम पे। अगर जो गुड्स हैं वो किसी थर्ड पार्टी के पास पड़ी हैं, तो यहाँ पर वो रेफर कर रहे हैं हमें कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, तो जब वो थर्ड पार्टी एक्नॉलेज करेगी उसके बेसिस पे हो। टाइम फॉर टेंडर ऑफ डिलीवरी, मैं डिलीवरी डिमांड कब कर सकती हूँ? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा डिलीवरी डिमांड करना किसकी ड्यूटी है? बायर की। बायर हैज टू अप्लाई फॉर डिलीवरी, बट क्या मैं रात को 12 बजे कर सकती हूँ? आई कैन ओनली अप्लाई फॉर डिलीवरी एट रीजनेबल आवर। डिलीवरी के एक्सपेंसेस कौन करेगा? तो गुड्स को
डिलीवरेबल स्टेट में लेके आना, गुड्स को पैक करना जिससे कि वो डिलीवर हो सके, यहां तक की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी होती है? सेलर की। गुड्स पैक हो गई, उसके बाद उसे घर पे डिलीवर करना, वो डिलीवरी के एक्सपेंसेस किसके होंगे? बायर के, ऑब्वियसली अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर मैं जोमेटो पे जाके अग्री कर रही हूँ होम डिलीवरी है, तो उस केस में वो सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड हो गए। ठीक है। अगर मान लो कोई पर्सन गलत क्वांटिटी डिलीवर कर दे, ये तो शायद याद ही होगा अच्छे से, है ना? कौन सी एग्जांपल की थी हमने, है ना? पिज्जा वाली एग्जांपल की थी, कभी साथ में पिज्जा आ गया था, कभी साथ में गार्लिक ब्रेड्स आ गए थे। तो रॉन्ग क्वांटिटी क्या क्या हो सकती है? एक हो सकता है कि ज्यादा क्वांटिटी आ गई, एक हो सकता है कि कम क्वांटिटी आ गई, और एक है कि मिक्स हो गई कि साथ में कोई और गुड्स आ गए। अगर मान लो मैंने एक्स यूनिट्स ऑर्डर की थी पर मुझे ज्यादा गुड्स डिलीवर हो गई, तो मैं क्या कर सकती हूँ? मैं सारी गुड्स को भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, सारी गुड्स को रिजेक्ट भी कर सकती हूँ, पार्टली एक्सेप्ट पार्टली रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर कम क्वांटिटी डिलीवर हुई है तो मैं सारे ऑर्डर को एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ और सारे ऑर्डर को रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। अगर मिक्स हो गई, मैंने गुड्स ऑर्डर की थी पिज्जा और उसके साथ मुझे गार्लिक ब्रेड भी आ गया, तो मैं सारा ऑर्डर भी एक्सेप्ट कर सकती हूँ, पार्टली एक्सेप्ट भी कर सकती हूँ, एंड टोटली रिजेक्ट भी कर सकती हूँ। हमारे पास सारे ऑप्शन। ठीक है। बस ध्यान क्या रखना है हमें, सारे केसेस में पे कैसे करना है? कॉन्ट्रैक्ट, इंस्टॉलमेंट डिलीवरी। क्या जो सेलर है अगर वो इंस्टॉलमेंट्स में डिलीवर करे, लेट्स से मैंने 1000 यूनिट ऑर्डर किए, वो रोज 10-10 यूनिट भेज देता है ताकि मैं ब्रीच का केस ना करूं, रोज कभी 10 यूनिट भेज दिए, क्या कभी 50 यूनिट भेज दिए, एम आई बाउंड टू एक्सेप्ट द सेम? बायर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट्स। तो अगर अग्री किया था पार्टीज ने कि भैया हम इंस्टॉलमेंट्स में भेजेंगे और तुमने एक्सेप्ट करना है, फिर तो ठीक है। अगर मैंने अग्री किया था कि मेरे लिए टाइम इज ऑफ अ सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और मुझे स्पेसिफिकली इसी दिन सारी डिलीवरी चाहिए, अब अगर वो मुझे इंस्टॉलमेंट्स में भेजेगा, आई कैन रिजेक्ट द गुड्स। अगर अग्री किया हो, ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि अगर पार्टीज ने कुछ भी अग्री नहीं किया हुआ, अनलेस अदरवाइज अग्री, वहां पे हमने डिस्कस किया हुआ है कि क्या क्या परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पॉसिबल है कि लीगली वो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा। ठीक है। ये आपको पहले से ही अभी हमने डिस्कस किया, अगर गुड्स बायर को देंगे तब भी गुड्स को मान लिया जाएगा कि डिलीवरी हो गई, और अगर बायर के एजेंट को देंगे तब भी हम क्या मानेंगे? डिलीवरी हो। डेटेरिएशन ड्यूरिंग ट्रांजिट, छोटा सा पॉइंट और बहुत अच्छी केस स्टडी इससे बनती है। मान लो गुड्स रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाए, अगर गुड्स आते आते रास्ते में डिस्ट्रॉय हो जाए, तो यहां से डेटेरिएशन वर्ड से आप लोगों ने हमेशा इन्फर करना है कि वो रेफर कर रहे हैं नॉर्मल लॉस। एक वर्ड लिखो नॉर्मल लॉस और एक हाईलाइट करो ऐसी डेटेरिएशन विच इज इंसिडेंटल टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट, विच इज इंसिडेंटल टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट। नॉर्मल लॉस का मतलब क्या होता है? जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर किसी को नहीं पता, नॉर्मल लॉस मींस विच इज अनकंट्रोलेबल, जिसे कंट्रोल ही नहीं किया जा सकता, जो कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको हो रहा है, जो कि आपकी इंडस्ट्री के सारे लोगों को ही हो रहा है। अगर मैं सऊदी अरेबिया से पेट्रोल इंपोर्ट कर रही हूँ, तो ऑब्वियसली अगर मैंने 10,000 लीटर मंगवाया है, शायद 1% लीकेज होगी ही होगी। ठीक है। रास्ते में क्या हो गई? डेटेरिएशन हो गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? इट इज इंसिडेंटल टू कोर्स ऑफ ट्रांजिट, पता ही था कि गुड्स डिस्ट्रॉय होंगी ही होंगी। ऐसे ही अगर मैंने एलपीजी गैस मंगवाई है, परफ्यूम्स मंगवाए हैं, या फिर मैंने कोई पेरिशेबल आइटम मंगवाई है, तो शायद कुछ चीजों में पता ही होता हो कि 5% क्वालिटी डाउन जाएगी ही जाएगी, या फिर थोड़ी बहुत गुड्स रास्ते में डैमेज होंगी ही होंगी। ये वाला लॉस कौन बियर करेगा? क्योंकि ये पता ही था होगा ही होगा, ये कौन बियर करेगा? बायर के पास हमेशा राइट होगा, वो गुड्स को एग्जामिन कर सकता है, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी गुड्स को एग्जामिन करने की। जैसे ही बायर को गुड्स मिलेंगी, वो गुड्स को एक्सेप्ट करेगा, इंटीमेट करेगा सेलर को कि मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, चाहे तो एक्सप्रेस करेगा या उसके एक्ट से हमें पता चलेगा कि उसने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया है। अगर उसने ना एक्सप्रेस किया ना उसके कंडक्ट से पता चल रहा है, बट इवन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम उसने अपने पास ही गुड्स रखी हुई है, तो हम क्या मानेंगे? उसने गुड्स क्या कर ली है? एक्सेप्ट। तो सेक्शन 42 बिल्कुल सेक्शन 24 जैसा ही है, उसका रिवर्स 42 का रिवर्स 24। हमने बिल्कुल सेम बातें ही लिखनी है। सेक्शन 24 किस चीज के बारे में था? गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल में हम सेल कब मानते हैं? एक्सेप्ट कर लिया, उसके कनेक्ट से अप्लाई कर लिया, या आपने गुड्स को अपने पास होल्ड किया इवन आफ्टर एक्सपायरी ऑफ टाइम। बिल्कुल सेम चीज। कब पता चलता है कि बायर ने गुड्स को एक्सेप्ट कर लिया? सेक्शन 42 ने बताया, जब आपने एक्सप्रेस कर दिया, आपके कंडक्ट से पता चल रहा है, या फिर आपने गुड्स को होल्ड किया इवन आफ्टर लैप्स ऑफ टाइम। अगर हम गुड्स को रिजेक्ट करते हैं तो पिकअप करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ड्यूटी किसकी बनती है?
किसकी बनती है ड्यूटी? पिकअप करने की, सेलर की। तो पिकअप के एक्सपेंसेस कौन बेयर करेगा? सेलर। पर तब तक मेरी ड्यूटी बनती है एज अ बेबी। ऐसा नहीं है कि मैं गुड्स की रीजनेबल केयर ना करूं, मुझे गुड्स का तब तक रीजनेबल केयर करना है, गुड्स डिस्ट्रॉय नहीं होनी चाहिए। लाइबिलिटी ऑफ बायर फॉर निग्लेक्टिंग और रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अगर जो सेलर है वो रेडी है, विलिंग है गुड्स को सेल करने के लिए, डिलीवर करने के लिए, पर जो बायर है वो रीजनेबल टाइम के अंदर अंदर गुड्स की डिलीवरी नहीं ले रहा, तो वो रिस्पॉन्सिबल है इस निग्लेक्ट के लिए। उसकी ड्यूटी बनती है कि वो बेली की तरह गुड्स का ध्यान रखे, एंड जो भी इसका लॉस होगा वो उस पार्टी को बियर करना। लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास, अनपेड सेलर। एक्चुअली हमें चैप्टर का नाम हमने रखा हुआ है रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच। तो इसके दो क्वेश्चन बनते हैं। व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू सेलर इन केस ऑफ ब्रीच बाय बायर, और एक क्वेश्चन बनता है व्हाट आर द रेमेडीज अवेलेबल टू बायर इन केस ऑफ ब्रीच बाय सेलर। दो पार्ट्स में डिस्कस होगा। अगर सेलर अपनी ड्यूटी पूरी ना करे, सेलर की ड्यूटी क्या थी? क्या सेलर की ड्यूटी थी? गुड्स को टाइम पे डिलीवर करना। तो अगर सेलर टाइम पे गुड्स को डिलीवर ना करे, या फिर सेलर डिलीवर करने से मना ही करते, या फिर सेलर डिलीवर तो करे पर सही क्वालिटी डिलीवर ना करे, तो हम लोग कहेंगे किसने ब्रीच की है? सेलर ने। बायर की ड्यूटी क्या बनती थी? प्राइस पे करना। अगर बायर गुड्स का प्राइस पे ना करे तो हम कहेंगे किसने ब्रीच की है? बायर ने। इस केस में सेलर का नाम क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। तो पहले पूरे चैप्टर को समझना है। इस चैप्टर का एक्चुअली नाम क्या है? रेमेडीज इन केस ऑफ ब्रीच। ब्रीच दोनों पार्टीज कर सकती हैं, सेलर भी कर सकता है, बायर भी कर सकता है। पहले डिस्कस करते हैं कि अगर सेलर ब्रीच करेगा तो क्या होगा। करो तुम लोग ओपन। आरएमएस की बुक में तो ये पेज नंबर 128 पे आ रहा है, आप आगे देखो। सेलर की ड्यूटी क्या थी? गुड्स को डिलीवर करना टाइम पे। कहते अगर उसने डिलीवर करने से मना ही कर दिया, रेपुडिएट ही कर दिया कॉन्ट्रैक्ट। एक, उसने सही टाइम पे डिलीवर नहीं किया। उसने डिलीवर तो किया, सही क्वालिटी डिलीवर नहीं की, जो हमने एग्री की थी वो क्वालिटी डिलीवर नहीं की, तो तीनों ही पॉइंट्स आ गए ब्रीच के। सही टाइम पे नहीं किया, डिलीवर करने से मना ही कर दिया, या फिर सही क्वालिटी की गुड्स नहीं दी। अब बायर क्या कर सकता है? कहते बायर उससे डैमेजेस ले सकता है, तुमने गुड्स डिलीवर नहीं की मैं उसकी डैमेजेस लूंगा। कई बार बायर बोल सकता है स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, कि जो प्रॉमिस किया था उसी प्रॉमिस को पूरा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमेशा नहीं हो सकती। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कब हो सकती है? जब कॉन्ट्रैक्ट हुआ था स्पेसिफिक गुड्स के बारे में, उसके लिए एक और एक्ट बना हुआ है, आप रेलेवेंट एक्ट लिख देना, एक्ट का नाम याद करने की जरूरत नहीं है। कहते हैं कोर्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अलाउ करेगा रेलेवेंट एक्ट के अकॉर्डिंग। सिर्फ कोर्ट के पास इस चीज की पावर है, तो मैं नहीं बोल सकती मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस चाहिए। इस चीज का ऑर्डर कौन देता है? कोर्ट। इट इज अ रेमेडी। ये कोर्ट कब देता है? जब गुड्स किस टाइप की हो? किसी स्पेशल नेचर की, कोई यूनिक टाइप की गुड्स हो। मान लो मुझे गुड्स साथ वाली शॉप से मिल जाएंगी, तब थोड़ी कोर्ट बोलेगा कि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। अगर वो यूनिक नेचर की गुड्स हैं तब कोर्ट क्या ऑर्डर करेगा? स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। तो मैं डैमेजेस के लिए स्यू कर सकती हूँ, एंड सेकंड मैं अप्लाई कर सकती हूँ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए। थर्ड, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए स्यू कर सकती हूँ। उसने मुझे गुड्स सही क्वालिटी की नहीं दी, सही टाइम पे नहीं दी। अब टाइम पे गुड्स ना देना ब्रीच ऑफ वारंटी भी हो सकता है, तो अगर ये ब्रीच ऑफ वारंटी है मैं उसके लिए भी डैमेजेस मांग सकती हूँ। एंड लास्ट में मैं खुद भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकती हूँ, राइट। तो अगर सेलर ब्रीच करेगा हम डैमेजेस मांग सकते हैं, ब्रीच ऑफ वारंटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और अदरवाइज वी कैन ऑल्सो कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये आप रीड करें ना, आपको समझ आ जाएगा, कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। अब अगला पॉइंट है, अगर बायर ब्रीच कर दे। अगर बायर ब्रीच कर दे तो हम सेलर का नाम क्या रख देते हैं? अनपेड सेलर। अनपेड सेलर का मतलब क्या होता है? अनपेड सेलर का मतलब होता है जब किसी बायर ने पेमेंट की, और उसने पेमेंट की इन फॉर्म ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो गई, या फिर उस बायर ने प्रॉमिस किया कि मैं पे करूंगा एक ड्यू डेट पे और उसने पे किया ही नहीं। तो जब होल प्राइस हैज नॉट बीन पेड, मैंने प्राइस दिया ही नहीं, या फिर मैंने पेमेंट कैसे की? इन फॉर्म ऑफ अ बिल और एनी अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, और जब उसे ऑनर करने का टाइम आया तब मैंने पेमेंट नहीं की, वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो गई? डिसऑनर। दोनों केसेस में पर्सन क्या बन जाएगा? अनपेड सेलर। अब अनपेड सेलर के क्या क्या राइट्स होते हैं? अनपेड सेलर के पास राइट होता है अगेंस्ट गुड्स भी और अगेंस्ट बायर भी। अगर मैं एक बार चार्ट ही बनाती हूँ,
आप लोग अपने चार्ट के साथ ही कंपेयर कर सकते हो, आई होप सबने बनाया हुआ होगा। अनपेड सेलर के पास राइट होता है अगेंस्ट गुड्स एंड अगेंस्ट बायर। उसके पास अगेंस्ट गुड्स क्या क्या राइट होता है, वो क्या कर सकता है, डिपेंड करता है कि प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है या प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुई। अगर प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर हुई उस केस में वो बोलेगा कि मैं तुम्हें प्रॉपर्टी नहीं ट्रांसफर करूंगा, ही विल विदहोल्ड द डिलीवरी। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है उस केस में भी वो विदहोल्ड कर सकता है डिलीवरी को। अगर गुड्स रास्ते में है तो वो क्या एक्सरसाइज कर सकता है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट। पर क्या वो स्टॉपेज इन ट्रांजिट हमेशा एक्सरसाइज कर सकता है, नहीं। इस केस में वो क्या कर सकता है, सिर्फ कब एक्सरसाइज कर सकता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट, जब वो पर्सन क्या हो जाए, इंसॉल्वेंट। और थर्ड उसके पास क्या राइट होगा, राइट ऑफ रीसेल। सॉरी मैं यहाँ पे वर्ड गलत यूज कर गई, यहाँ पर वर्ड आएगा लेन। तो अगर हमने अपनी गुड्स, राइट अगेंस्ट गुड्स क्या क्या है, डिपेंड करेगा प्रॉपर्टी ट्रांसफर हुई या नहीं। अगर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई हम लोग क्या कर सकते हैं, लियन। लियन का मतलब क्या होता है, विद होल्ड द प्रॉपर्टी। हम बोलेंगे कि जब तक आप हमें पेमेंट नहीं करोगे तब तक हम गुड की डिलीवरी भी नहीं करेंगे, विद होल्ड करेंगे डिलीवरी को। एक होता है स्टॉपेज इन ट्रांजिट। लियन का मतलब होता है पोजेशन को रिटेन करना, और स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब होता है पोजेशन को रीगेन करना। तो एक बार किसी पर्सन ने पोजेशन खो दिया था पर गुड्स अभी रास्ते में ही थी और हमें पता चला कि जो पर्सन है वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो हम उसे बोलेंगे कि हमें, कैरियर को बोलेंगे कि हमारी गुड्स हमें वापस दे दो। हम एक्सरसाइज करेंगे स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इन दोनों राइट्स का तब फायदा है जब मेरे पास एक और राइट हो, दैट इज राइट ऑफ रीसेल। मतलब कि मैंने गुड्स अपने पास रख ली पर मेरा अल्टीमेट पर्पस तो गुड्स को सेल करके प्रॉफिट अर्न करना है। तो अगर बायर मुझे पैसे नहीं दे रहा, मैं गुड्स को रख के चाहूंगी कि मैं किसी और को सेल कर दूं, पर मेरे पास क्या वैलिड राइट है ट्रांसफर करने का। तो अभी हमने पढ़ा नेमो दे कोनो हैबे की एक्सेप्शंस में, नो वन कैन कन्वे अ बेटर टाइटल देन ही हिमसेल्फ हैज, बट उसकी एक एक्सेप्शन आई थी अनपेड सेलर। अनपेड सेलर को स्पेशली सेक्शन 54 में ये राइट दिया गया है कि वो गुड्स को रीसेल कर सकता है। इसको हम लोगों ने लिखा हुआ है आपके पास कॉजिलियन, विद होल्ड द डिलीवरी लिखा हुआ है। विद होल्ड द डिलीवरी को ही कॉजिलियन भी बोलते हैं, चाहे आप उसके साथ ही टर्म लिख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉजिलियन। ठीक है, अब एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। आई होप अनपेड सेलर का मीनिंग क्लियर हो गया है। अब सबसे पहले पहला राइट क्या है अनपेड सेलर का, लियन, सेलर लियन। कहते हैं अनपेड सेलर इस केस में क्या करता है, गुड्स के ऊपर पोजेशन एक्सरसाइज करता है कि जब तक मुझे पेमेंट नहीं मिलेगी तब तक मैं गुड्स का पोजेशन नहीं दूंगा। उसके पास राइट है कि वो पोजेशन को रिटेन कर सकता है, डिलीवरी रोक सकता है जब तक कि उसकी पेमेंट ना की जाए। राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज किया जा सकता है, जब मैंने कोई क्रेडिट पीरियड दिया ही नहीं था, मैंने कैश में सेल की थी, मैंने क्रेडिट पीरियड दिया था पर वो क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो गया, अभी तक उस पर्सन ने पेमेंट नहीं की, तो मैं बोल सकती हूँ कि मैं गुड्स अपने पास रखूंगी। या फिर अगर सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है। पार्ट डिलीवरी, अगर मैंने अभी कुछ गुड्स की डिलीवरी की है तो क्या इसका मतलब ये है कि मैंने सारे गुड्स के ऊपर लियन खत्म कर दिया। तो यहाँ पर उन्होंने बोला ही कैन एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन ऑन रिमाइंडर। तो आप ध्यान में रखोगे, अभी जब हमने परफॉर्मेंस के रूल्स पढ़े वहां पर हमने ये पढ़ा दैट पार्ट डिलीवरी इन प्रोग्रेस ऑफ होल ऑफ द गुड्स इज इक्वल टू होल डिलीवरी। अभी पढ़ा था ना, जब मैंने एग्जांपल देके मान लो मैंने 1000 यूनिट्स भेजी हैं, एक ट्रक में 500 यूनिट्स, एक ट्रक में 500, तो पार्ट डिलीवरी इन प्रोग्रेस ऑफ होल गुड्स, तो हम पार्ट डिलीवरी को ही क्या मान लेते हैं, फुल डिलीवरी मान लेते हैं। बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है, यहाँ पे हमने कहा कि हमने पार्ट डिलीवरी कर दी, तो क्या बाकी गुड्स के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं, यस। मतलब कि पार्ट डिलीवरी फुल डिलीवरी नहीं बन रही है। लियन खत्म कब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं डी एक्चुअली, और इसी तरीके से पेपर में लिखोगे तभी नंबर आएंगे लॉ में। पहला क्वेश्चन बनता है कि राइट ऑफ लियन तुम एक्सरसाइज ही कब कर सकते हो, अगर मैंने गुड्स कैश पे सेल की थी और उस पर्सन ने पैसे नहीं दिए, मैंने गुड्स क्रेडिट पे सेल की थी और क्रेडिट पीरियड खत्म हो गया, या सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट ही हो गया, मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ राइट ऑफ लियन। राइट ऑफ लियन होता क्या है, रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, रिफ्यूजिंग द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। तो एक वर्ड आप लिखोगे रिटेनिंग द पोजेशन और एक लिखोगे रिफ्यूजिंग द डिलीवरी। सेकेंड क्वेश्चन बनता है पार्ट डिलीवरी, यहां से केस स्टडी बनती है कि अगर हमने कुछ गुड्स यूनिट्स दे दिए, मान लो मैंने 1000 में से 200 यूनिट दे दिए, तो क्या मैं बाकी 800 के ऊपर लियन एक्सरसाइज कर सकती हूँ, यस।
थर्ड क्वेश्चन बनता है कि लियन खत्म कब होता है। तो जैसे ही मैं पोजेशन खो दूंगी लियन खत्म हो जाएगा। तो अगर मैंने गुड्स कैरियर को दे दिए जो कि बायर के बिहाफ पे काम कर रहा है, बायर का एजेंट है, या फिर मैंने गुड्स बायर को दे दिए या मैंने बायर को के एजेंट को दे दिए, तो लियन क्या हो जाएगा, खत्म। हमने पढ़ा हुआ है दैट डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बायर और हिज एजेंट और हिज कैरियर इज इक्वल टू डिलीवरी टू बायर। तो इन सारे केसेस में लियन खत्म हो जाएगा। अगर मैंने अपना राइट वेव ऑफ कर दिया या फिर मैंने अपने कंडक्ट से ये बताया कि मैं ये राइट एक्सरसाइज नहीं करूंगी, तो वेवर एंड एस्टॉपल इन सारे केसेस में लियन खत्म हो जाता है। क्या कोर्ट से ऑर्डर मिलना इक्वल टू टर्मिनेशन ऑफ लियन है? नहीं। अगर सिर्फ कोर्ट ने ऑर्डर दिया भाई ये गुड्स का फाइनल प्राइस है, उसका मतलब ये नहीं कि मेरा लियन खत्म हो गया। वो एक सेपरेट चीज है कि लियन कब खत्म होगा। तो ये एक हमारे पास केस स्टडी बन गई। ठीक है। तो जो आपके पास राइट्स होते हैं, अगर बायर पेमेंट ना करे, उसमें से पहला राइट आता है अगेंस्ट गुड्स। आप क्या कर सकते हो, गुड्स को अपने पास ही रख सकते हो, लियन एक्सरसाइज कर सकते हो। सेकेंड राइट आता है आप गुड्स को रास्ते में रोक सकते हो। इस चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, रीगेन द पोजेशन। आपने गुड्स दे दी थी और आपने वापस गुड्स मंगवा ली। ये हम हमेशा नहीं मंगवा सकते, ये सिर्फ हम कब मंगवा सकते हैं, इंसॉल्वेंसी के केस में। लोकेश, अगर मान लो मैंने अपने बायर को गुड्स भेज दी थी एंड जो बायर है मुझे लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, अभी कोर्ट ने नहीं डिक्लेयर किया पर मुझे लगता है कि वो इंसॉल्वेंट हो गया, तो क्या मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर सकती हूँ? क्यों? अभी कोर्ट ने तो डिक्लेयर ही नहीं किया कि वो इंसॉल्वेंट हो गया। क्या मेरे लगने से होगा या कोर्ट के डिक्लेयर करने से होगा? मैं तो ऐसे झूठ ही बोल दूंगी कि मुझे लगता है ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया। कैसे फाइनल डिसीजन कब होगा, मेरे लगने से होगा कि कोर्ट के डिक्लेयर करने से होगा? कहाँ लिखा होगा ये? तुम पूछ रहे हो? इंसॉल्वेंसी की डेफिनेशन में लिखा हुआ है। इंसॉल्वेंसी का मतलब क्या होता है, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेदर डिक्लेयर्ड बाय कोर्ट और नॉट। ठीक है। एक्टिवली पढ़ो, पैसिवली नहीं पढ़ना। हुआ है बस, उन्होंने डेफिनेशन ही ये दी है। फर्स्ट चैप्टर में डेफिनेशन है इंसॉल्वेंसी। व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे, मुझे उसे लॉजिकली एक्सप्लेन करना पड़ेगा, जस्टिफाई करना पड़ेगा ऑब्वियसली। बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने इंसॉल्वेंसी का मतलब ही ये बताया है, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू पे हिज डेट्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस वेदर डिक्लेयर्ड एक्ट ऑफ इंसॉल्वेंसी और नॉट। ठीक है। इन सबको इसलिए पता है, ये सुन रहे थे, ये तो ऐसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, ये पहले भी सुन रहे थे जिनको आंसर पता था। छोड़ो चलो। व्हेन ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, स्टॉपेज इन ट्रांजिट में ट्रांजिट खत्म कब होता है? ट्रांजिट खत्म होने का मतलब क्या है कि तुम्हारा स्टॉपेज इन ट्रांजिट का राइट भी खत्म हो गया, अब तुम पोजेशन गेन कर ही नहीं सकते। तो ये कब खत्म होगा, जब गुड्स बायर के पास पहुंच जाएंगे। अगर हम कॉमन सेंस से देखें, स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब तक है, जब तक गुड्स रास्ते में है। जैसे ही गुड्स बायर को डिलीवर हो गई, मेरा राइट स्टॉपेज इन ट्रांजिट का खत्म हो गया, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो जब बायर गुड्स की डिलीवरी क्लेम कर ले, अगर बायर डेस्टिनेशन से पहले ही गुड्स की डिलीवरी क्लेम कर ले, मान लो गुड्स की डिलीवरी होनी थी दिल्ली में, बायर ने अंबाला जाके खुद ही गुड्स ले ली, तो हम ये नहीं कह सकते कि अभी गुड्स की डिलीवरी नहीं हुई। गुड्स की डिलीवरी हो गई, ट्रांजिट अंबाला में ही खत्म हो गया, तो बायर को डिलीवरी हो गई, चाहे डेस्टिनेशन से पहुंचने पे पहले ही खत्म हो गई। जब जो कैरियर है वो ये बोले कि मैं गुड्स को होल्ड कर रहा हूं एज एन एजेंट ऑफ बायर, कि मैं बायर के एजेंट के फॉर्म में काम कर रहा हूं। अगर कैरियर गलती से गुड्स देने को मना करते हैं, तो एक बार गुड्स डिलीवर हो गई, अगर कैरियर एजेंट ही बायर का, अगर अभी पार्ट डिलीवरी हुई है, ट्रांजिट विल कम टू एन एंड फॉर रिमेनिंग गुड्स विच आर येट इन द कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन वेयर गुड्स आर डिलीवर्ड टू शिप चार्टर्ड बाय द बायर। मतलब कि अगर बायर का ही एजेंट है, इन सारे केसेस में खत्म हो जाए। हम प्रैक्टिकली स्टॉपेज इन ट्रांजिट कैसे एक्सरसाइज कैसे करते हैं, तो हम लोग बायर कैरियर को कॉल करके बोलते हैं, फोन पे बताते हैं कि ये पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया है, इस वजह से हम अपने डिलीवरी को कैंसिल करना चाहते हैं और आप हमारी गुड्स हमें वापस भेज दो। अब इस केस में इतना सफिशिएंट टाइम हमें जरूर देना है कि जिस एजेंट को हम कॉल कर रहे हैं, डिलीवरी वाले को कॉल कर रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को ये बात इन्फॉर्म कर सके। व्हाट आई मीन टू से इज, मान लो मैंने गुड्स यूरोप में भेज दी,
एंड अब मुझे लगता है कि वो पर्सन पैसे नहीं देगा, तो मैं स्टॉपेज इन ट्रांजिट करना चाहती हूँ। तो मैं शिप के ओनर को फोन करके बोल रही हूँ कि गुड्स को डिलीवर नहीं करना। तो मैंने ध्यान रखना है कि तब माना जाएगा कि स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज हुआ है जब शिप के ओनर के पास सफिशिएंट टाइम था अपने एम्प्लॉय के साथ कम्युनिकेट करने का। जब मैंने शिप के ओनर को बताया, अगर उसके 15 मिनट बाद ही उसके एम्प्लॉय ने डिलीवरी कर दी, इसका मतलब कि उन दोनों के पास सफिशिएंट टाइम ही नहीं था कम्युनिकेट करने का। तो इस केस में मैं वैलिड तरीके से स्टॉपेज एक्सरसाइज कर ही नहीं पाऊंगी। प्लीज रीड करो। एग्जाम वाले दिन सिर्फ जो मैं हाईलाइट करवा रही हूँ वही पढ़ना है, नहीं तो तुम पढ़ते पढ़ते कंफ्यूज हो जाओगे, और वो 1 डे का जो टाइम है वो वेस्ट ना हो। डन। आगे चलेंगे। नेक्स्ट, डिफरेंशियल आपने खुद करने हैं। अफेक्ट ऑफ सब सेल और प्लेज बाय बायर। मैंने गुड्स दी बायर को, बायर ने अभी तक मेरे पैसे नहीं दिए और उसने गुड्स किसी और को सेल कर दी। तो क्या इस केस में सामने वाले पर्सन को वैलिड राइट मिलेगा? तो हमने अभी पढ़ा नेमो दे कोनो हैवे ने हैवे में बायर इन पोजेशन। इस केस में जो बायर था उसके पास गुड्स का पोजेशन था, और जो न्यू बायर है उसने गुड फेथ में अगर गुड्स खरीदी हैं तो उस नए बायर को वैलिड टाइटल मिले। सिमिलरली अगर मैंने गुड्स दी बायर को और बायर ने उसे किसी को प्लेज पे दे दी, तो क्या पौनी को वैलिड टाइटल मिलेगा? आंसर इज यस। बट अगर मान लो मैंने बायर को गुड्स दी और मैंने उसके ऊपर लगाया रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल, कि जब तक तुम पैसे नहीं दोगे तब तक प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं होगी। अब अगर वो किसी नए पर्सन को सेल कर दे, क्यों, क्या नए बायर का वैलिड राइट बनेगा? नहीं, क्योंकि इस केस में मैंने क्या एक्सरसाइज किया है? रेजर्वेशन ऑफ राइट ऑफ डिस्पोजल। सबको समझ आया है? नेक्स्ट, राइट ऑफ रीसेल। कहते हैं इन दोनों राइट्स का फायदा ही कब है? जो आपने ऊपर हमें राइट दिया कि लियन एक्सरसाइज कर लो या फिर स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर लो, तो मेरा कोई मन थोड़ी था गुड्स लेके स्टोर में रखने का, मेरा पर्पस तो है उनको सेल करके प्रॉफिट अर्न करना। तो मुझे सब वो राइट देने का फायदा कब है? जब मुझे साथ में एक और राइट क्या मिले? राइट ऑफ रीसेल। अब राइट ऑफ रीसेल में, ताकि बायर के साथ में कोई फ्रॉड ना हो, एक इंपॉर्टेंट कंडीशन लगाएगी कि आप पहले उसका क्या दोगे? उसे नोटिस दोगे कि हम आपको एक नोटिस भेज रहे हैं, इतने टाइम के अंदर अंदर अगर आपने पेमेंट नहीं की हम इन गुड्स को किसी और को सेल कर देंगे। अब दो चीजें हो सकती हैं, या तो हमने नोटिस भेजा या फिर हमने नोटिस नहीं भेजा। अगर हमने नोटिस भेजा है तो प्रॉफिट हमारा है और लॉस बायर का, सारा हमारा फायदा। अगर हमने नोटिस नहीं भेजा, हमने लॉ को कंप्लाई नहीं किया, तो सारा नुकसान हमारा। प्रॉफिट बायर का है और लॉस हमारा। समझ आई है? लॉ को कंप्लाई करेंगे तो सेलर का बेनिफिट है, लॉ को कंप्लाई नहीं करेंगे तो बायर का बेनिफिट है। अब हमारे बायर के अगेंस्ट क्या क्या राइट्स हैं, चाहिए तो हम पढ़ ही चुके हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास
ऑक्शन सेल। तो 5 मार्क्स का थ्योरी क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट अ नोट ऑन ऑक्शन सेल। पहले हम डिफाइन करेंगे कि ऑक्शन सेल होता क्या है, मीनिंग लिखेंगे। ऑक्शन सेल का मतलब क्या होता है, ये एक तरीका है जिसमें आप पब्लिकली बिड्स इनवाइट करते हो और प्रॉपर्टी किसे ट्रांसफर कर देते हो, हाईएस्ट बिड। तो सिंपल हमें इतनी सी लाइन ही लिखनी है, ये गुड्स सेल करने का एक तरीका है जब जिसमें हम पब्लिकली इनवाइट करते हैं बिड्स और हाईएस्ट सेलर को गुड्स दे देते हैं। इसमें एक पर्सन होता है ऑक्शनियर, वो हमारे एजेंट की तरह हमारी गुड्स को के साथ डील करता है और गुड्स को सेल करता है। फिर हम लिखेंगे इसके रूल्स। पहला हम रूल लिखेंगे, क्या गुड्स लॉट्स में सेल की जाती हैं। कहते हैं अगर गुड्स लॉट्स में सेल की जा रही हैं तो हर लॉट सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा। मतलब कि अगर मैं नेट से 10 लैपटॉप सेल कर रही हूँ, 10 फोन सेल कर रही हूँ एंड 10 प्रोजेक्टर सेल कर रही हूँ। अब मैंने 10 लैपटॉप्स में से 5 एचपी के अलग निकाल दिए एंड 5 किसी और कंपनी के लिनोवो के अलग निकाल दिए, तो 4 अलग अलग लॉट बना दिए। हर लॉट को हम क्या मान के चलेंगे, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट मान के चलेंगे। तो पहला वर्ड क्या लिखना है हम लोगों ने, लॉट। हर लॉट क्या माना जाएगा, एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड, ऑक्शन कंप्लीट कब होती है, तो कहते हैं कस्टमरी मैनर, जो भी कस्टम हो उस कस्टम से होती है। आमतौर पे कस्टम क्या होता है, फॉल ऑफ हैमर। इसका मतलब कि फॉल ऑफ हैमर से पहले पहले क्या कोई अपनी एक्सेप्टेंस को वापस ले सकता है, यस, वी कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड। तो मान लो मैंने जोश जोश में बोल दिया, आपने बोला 1 करोड़, मैंने बोल दिया 1 करोड़ 2 लाख, फिर मुझे साथ के साथ ही रियलाइज हो गया कि नहीं ये ओवर पे कर रही हूँ भाई, ये इसका प्राइस नहीं बनता। तो 3 टाइम्स फॉल ऑफ हैमर से पहले पहले मैं अपनी बिड को वापस ले सकते हो। बट जब 3 टाइम उसने बिड कर दिया उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, कंप्लीट। सबसे पहले हमने ऑक्शन सेल में लिखना है मीनिंग, पब्लिकली बिड्स इनवाइट करते हैं और हाईएस्ट बिडर को पे करते हैं। फिर लिखने हैं रूल्स। पहला रूल आता है लॉट, अगर लॉट्स में सेल की जा रही है हर लॉट क्या है, ए सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। सेकेंड वर्ड, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट कब होता है, जो भी कस्टमरी मैनर हो या फिर ऑन फॉल ऑफ हैमर। तो जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ही नहीं हुआ उससे पहले पहले एक्सेप्टेंस को वापस लिया जा सकता है, तो केस स्टडी बन सकती है, वी कैन रिट्रैक्ट फ्रॉम द बिड। क्या राइट टू बिड को रिजर्व किया जा सकता है, क्या हम ये कह सकते हैं कि जो सेलर है वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा, यस, इसे आप रिजर्व कर सकते हो। अगर आपने राइट रिजर्व किया है बट आपने ये बात नहीं बताई कि जो सेलर है वो खुद भी बिडिंग में पार्टिसिपेट करेगा, कि वो भी बिड कर रहा होगा लोगों के बीच में बैठ के, तो इस केस में हम क्या मानेंगे, बायर किस चीज का एक्शन ले सकता है सेलर के अगेंस्ट, फ्रॉड का। रिजर्व प्राइस, रिजर्व प्राइस को ही अपसेट प्राइस भी बोलते हैं। ये मिनिमम प्राइस होता है कि इससे कम में तो हम सेल करेंगे ही नहीं, मिनिमम बिडिंग इतनी होनी चाहिए। जब सेलर खुद ही पार्टिसिपेट करे या सेलर कोई फ्रॉड करे अपनी गुड्स का फेक प्राइस बढ़ाने के लिए, तो उस चीज के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं, प्रिटेंडेड बिडिंग। इस केस में भी कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल। मतलब कि ये भी केस स्टडी है छोटी सी। एक तो कि आप अपनी बिड को वापस कब तक ले सकते हो, कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से पहले पहले। एंड प्रिटेंडेड बिडिंग के केस में आप क्या कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो। वेरी इंपॉर्टेंट केस स्टडी, इंक्लूजन ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज टैक्सेस इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। अगर हमने जब गुड्स खरीदी थी, अग्रीमेंट टू सेल किया था, तब टैक्स के अलग रूल्स थे, और जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ तब अलग रूल्स थे। फॉर एग्जाम्पल, जिस दिन मैंने फोन परचेज किया उस दिन अगर प्राइस था 1 लाख प्लस 18% जीएसटी, एंड मैंने कोई स्पेशल कलर बोला, लेट्स से मैंने बोला कि मुझे ब्लू कलर चाहिए, उन्होंने बोला मैम 5 डेज बाद मिलेगा। जब मैं 5 डेज बाद लेने गई तो नया रूल आ गया, गवर्नमेंट ने उस दिन जीएसटी का रेट 5% कर दिया। तो अब मुझे कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, 18% जीएसटी पे करना पड़ेगा या 5% पे करना पड़ेगा। तो आपने सिंपल रूल याद रखना है, जब भी हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं हम प्राइस का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। टैक्स तो कौन डिसाइड कर रहे हैं, लॉ। हम टैक्स का कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं कर रहे, हमने कॉन्ट्रैक्ट ही किस चीज का किया है, 1 लाख। तो इस केस में मुझे जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा। तो अगर कोई टैक्स इंक्रीज हो जाता, पहले मान लो था 5% और अब 18% हो गया, तो क्या मैं ये कह सकती हूँ मैं क्यों दूं, सेलर की ड्यूटी है, सेलर को पे करना पड़ेगा, नहीं। सेलर ने तो मेरे साथ सिर्फ 1 लाख गुड्स का प्राइस अग्री किया है। जो भी एप्लीकेबल टैक्सेस होंगे, जैसे आप मेन्यू कार्ड पढ़ते हो होटल का, तो मेन्यू कार्ड के नीचे लिखा होता है टैक्सेस एज एप्लीकेबल, कि जो भी टैक्स के रूल होंगे वही रूल लगेंगे। तो अगर टैक्स इंक्रीज हो गया तो सेलर तो भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, टैक्स डिक्रीज हो गया तब भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई टैक्स नया ही लग गया, मान लो पहले जीएसटी था ही नहीं, नया टैक्स ही लग गया, तब भी बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पहले टैक्स लगता था अब वो टैक्स ही कैंसिल हो गया, उन्होंने सारे वर्ड यूज किए गए हैं, नया टैक्स इम्पोज हो गया,
नया टैक्स ही लगा दिया, इंक्रीज हो गया, डिक्रीज हो गया, पहले टैक्स लगता था, अब खत्म ही कर दिया गवर्नमेंट, कहती है इस चीज के ऊपर टैक्स लगेगा ही नहीं। असेंशियल आइटम, लेट्स से वीट के ऊपर उन्होंने बोला कल से जीएसटी लगेगा ही नहीं, तो रिमिट कर दिया। इन सारे केसेस में हम लोगों ने क्या मान के चलना है कि कॉन्ट्रैक्ट किस चीज के लिए हुआ है, प्राइस। ऑब्वियसली ये रूल सिर्फ कब लगाना है, अनलेस अदरवाइज अग्रीड। अगर पार्टीज ने अग्री किया था कि मैं तो फुल एंड फाइनल 1 लाख दूंगा, जो भी टैक्सेस है वो तुम्हारी ड्यूटी है, उस केस में ये इंक्रीज और डिक्रीज का इंपैक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, सेलर के ऊपर। कोई भी कंफ्यूजन का अच्छे से समझ आया। एलएलपी एक्ट भी रिवाइज करने फटाफट से, इट विल टेक ओनली 15-20 मिनट्स, कर लो। जाओ यार, जल्दी जाओ, मेरा मन ही नहीं तुम्हें बनाने का, बाहर निकलो। बोल तो मैं रही हूँ पर थक तुम रहे हो। हाँ जी। वारंटी एज पर बच्चे, कंडीशन एज टू टाइटल है ना, वो एक इंटेंजिबल राइट है। जो एग्जाम्पल है ना वहां पे वो गलत दी हुई है इसे की बुक में। कंडीशन एज टू टाइटल का मतलब है कि मेरे पास इसका ओनरशिप है, ठीक है। एंड वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, इसका मतलब मेरे पास फिजिकल खुद मेरे पास, जैसे कि मान लिया फोन तुम्हें दे, तो पोजेशन तो तुम्हारे पास है पर ओनरशिप तो मेरे पास ही है ना। तो कंडीशन एज टू टाइटल में वो रेफर करे उस इंटेंजिबल राइट को, ओनरशिप को। एंड कंडीशन वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन में वो रेफर कर रहे हैं पोजेशन, फिजिकली गुड के पास नहीं। हाँ, दोनों में बात थर्ड पार्टी की है। जैसे एग्जांपल देती हूँ, फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने तुम्हें कोई गुड्स सेल कर दी, ठीक है, और वो गुड्स चोरी की थी, तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, कंडीशन एज टू राइट, ठीक है। क्योंकि मैं, मेरे पास राइट ही नहीं था सेल करने का, तो यहाँ पे क्या अप्लाई हो गया, कंडीशन एज टू राइट। मान लो मैंने तुम्हें कोई गुड्स सेल कर दी और मैंने ना वो सेम गुड्स से रेंट पे दी हुई, एंड वो बोलती है कि मैम ने मुझे प्रॉमिस किया हुआ है एवरी डे 2 आवर्स के लिए मैं ये प्रोजेक्टर यूज कर सकती हूँ, तो वो डेली तुमसे 2 घंटे के लिए मांगने आ जाती। तो इस केस में तुम कहोगे कि मुझे क्वाइट पोजेशन नहीं मिलता, मुझे अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन नहीं मिलता, ठीक है। और किसी को कोई कंफ्यूजन, डाउट? चलो जी, 2 क्वेश्चंस आने हैं हमें एलएलपी एक्ट से। पढ़ते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एलएलपी एक्ट। और ना कोई ज्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते ही नहीं, तो अच्छे से पढ़ लो। इंटर में आओगे ना, हो जाओगे पास। इमेजिन कर पा रहे हो खुद को इंटर की क्लास में, हो जाओगे पास के नहीं? ठीक है, देखो एलएलपी एक्ट, एलएलपी एक्ट में टोटल 4 शेड्यूल्स हैं। जो पहला शेड्यूल है इसमें ये बताए गए हैं क्या पार्टीज के म्यूचुअल राइट्स होंगे इन द एब्सेंस ऑफ फॉर्मल अग्रीमेंट। तो अगर पार्टीज ने आपस में एलएलपी एग्रीमेंट साइन नहीं किया तो राइट्स एंड ड्यूटीज अप्लाई होंगे एज पर शेड्यूल 1। जैसे कि अगर पार्टनरशिप एक्ट में पार्टीज ने पीएसआर डिसाइड ना की हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूल्स ना डिसाइड किए हो, तो कौन सा सेक्शन अप्लाई हो जाता है, सेक्शन 30। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर अप्लाई हो जाता है फर्स्ट शेड्यूल। अब क्योंकि एलएलपी के बहुत सारे फायदे हैं, कई बार कोई पुराने टाइप की ऑर्गेनाइजेशन एलएलपी में कन्वर्ट होना चाह सकती है, तो अगर कोई पार्टनरशिप फर्म कन्वर्ट होना चाहती है एलएलपी में, उसका प्रोसीजर बताया गया है शेड्यूल 2 में। अगर कोई प्राइवेट कंपनी कन्वर्ट होना चाहती है उसका प्रोसीजर बताया गया है शेड्यूल 3 में। अगर कोई अनलिस्टेड कंपनी कन्वर्ट करना चाहती है तो उसका प्रोसीजर बताया गया है शेड्यूल 4 में। तो आपने याद क्या रखना है कि लिस्टेड कंपनी को एलएलपी में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, सिंपल 2 नंबर का क्वेश्चन। एक कंपनी लिस्टेड कंपनी है, वो एलएलपी के बेनिफिट्स एंजॉय करना चाहती है, क्या वो कन्वर्ट कर सकती है? शेड्यूल 4 में उन्होंने स्पेशली वर्ड क्या यूज किया, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी को ही कर सकते हैं। तो क्या एलएलपी के ऊपर पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई होगा? नहीं। एलएलपी का फुल फॉर्म है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो बहुत सारे लोगों को ऐसा कंफ्यूजन हो सकता है कि इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट होगा अप्लाई। तो सेक्शन 4 ने स्पेशली बोला कि इसके ऊपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा, ये एक डिफरेंट टाइप की ऑर्गेनाइजेशन है। अब क्वेश्चन है कि हमें दुनिया में एलएलपी की जरूरत क्या पड़ी, इतनी टाइप की तो कंपनीज हैं, ओपीसी, प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड, तो इसकी जरूरत ही क्या पड़ी इंडिया में? तो जो कंपनी है उसका एक नुकसान है। कंपनी का नुकसान क्या है, कंप्लायंस, बहुत सारे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। जो पार्टनरशिप फर्म है उसका भी एक नुकसान है, उसमें क्या नुकसान है, अनलिमिटेड लायबिलिटी। तो हमने दोनों का हाइब्रिड बना दिया, दोनों के बेस्ट फीचर्स एक ही चीज में डाल दिए।
तो जब तुम्हें कंपनी की लिमिटेड लायबिलिटी का बेनिफिट मिल जाए, पार्टनरशिप की फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाए, तो हम लोगों ने क्या बना दी, एलएलपी। तो हम लोगों ने क्लास में भी डिस्कस किया था कि एलएलपी इज अ, मुझे एक मिनट हाईलाइट कराने दो, जो डेफिनेटली 2 क्वेश्चन आने हैं और उसमें से एक क्वेश्चन में तुम्हें ये लाइन काम आएगी ही आएगी। एक तो आपने लिखना है कि एलएलपी एक ऑल्टरनेटिव सीबीवी है। एलएलपी इज एन ऑल्टरनेटिव सीबीवी, कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल्स। ये बिजनेस करने का एक नया तरीका है जो कि आपको क्या देती है, जो कि आपको लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट देती है एंड फ्लेक्सिबिलिटी देती है इन ऑर्गेनाइजिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इसने लिमिटेड लायबिलिटी का फायदा कहां से उठाया, कंपनी से। और इंटरनल स्ट्रक्चर जैसे मर्जी ऑर्गेनाइज करो, तुम्हें पूरी फ्लेक्सिबिलिटी दी। ये फ्लेक्सिबिलिटी वाला फीचर कहां से उठाया, पार्टनरशिप से। तो इससे पहले उन्होंने एक्सप्लेन भी ऐसे ही किया, कहते हैं हमें क्यों जरूरत लगी कि हम एक नई टाइप की ऑर्गेनाइजेशन बनाएं, क्योंकि हम एक ऑल्टरनेटिव देना चाहते थे ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। ट्रेडिशनल पार्टनरशिप का नेगेटिव फीचर क्या था, अनलिमिटेड लायबिलिटी। और कंपनी का नेगेटिव फीचर क्या था, स्टेच्यू बेस्ड गवर्नेंस, इतने सारे रूल फॉलो करने पड़ते थे। तो कंपनी और पार्टनरशिप फर्म के नेगेटिव पॉइंट्स बताओ कि ये प्रॉब्लम चल रही थी, इस वजह से हमने एलएलपी बनाई। और फिर उन दोनों के ही पॉजिटिव पॉइंट्स बना दो कि जो हमने नई चीज बनाई उसमें इन दोनों के पॉजिटिव पॉइंट्स छुपे हुए हैं। ये एक ऑल्टरनेटिव सीबीवी है, अभी आगे कहीं ना कहीं वर्ड आ जाएगा कि ये हाइब्रिड है। तो ये बेस्ट सूटेबल है स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए एंड इन्वेस्टमेंट बाय वेंचर कैपिटल। तो जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं जो कि फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहते हैं और ज्यादा रूल भी नहीं फॉलो करना चाहते हैं, लिमिटेड लायबिलिटी का भी बेनिफिट लेना चाहते हैं, वो क्या बना सकते हैं, एलएलपी। अब अगर आपको किसी को एक्सप्लेन करना हो कि एलएलपी के फीचर क्या हैं, तो क्योंकि एलएलपी हाइब्रिड है कंपनी और एलएलपी का, कंपनी के फीचर भी लिख दो और पार्टनरशिप फर्म के फीचर भी लिख दो। देखो हमने कैसे लिखे हैं पॉइंट्स, एक मिनट, डेफिनेशंस पे बाद में आते हैं, पहले फीचर ही डिस्कस करते हैं। वहां पे दिए हुए हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, एक्चुअली ये टॉपिक पहले आना चाहिए। पहला फीचर ये क्या है, इसका क्या होता है, प्रीपेक्चुअल सक्सेशन। तो जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वैसे ही एलएलपी भी क्या है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। बिल्कुल सेम वर्ड्स जो हमने वहां यूज किए सेम लिखोगे, प्रीपेक्चुअल सक्सेशन। इसके में ये भी, इसकी भी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी। ठीक है, ये भी है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है, स्यू कर सकती है। इसमें भी कॉमन सील होती थी, बट 2015 से इट इज ऑप्शनल। कंपनी चाहे तो कॉमन सील ऑप्ट कर सकती है, चाहे तो नहीं कर सकती। प्लीज इसे मार्क करेंगे, अगर किसी की कॉमन सील हो तो उसे अफिक्स किया जाएगा इन प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर। कॉमन सील लगाते हुए 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स के सामने साइन किए जाएंगे। कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, लिमिटेड। अभी हम लोगों ने पढ़ा शेड्यूल 234 में कि आप कन्वर्जन कर सकते हो पार्टनरशिप फर्म की, प्राइवेट कंपनी की, अनलिस्टेड कंपनी की एलएलपी में, तो वो भी उसका एक फीचर आ गया। कंपनी में भी सारे डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग होती है, यहाँ पर भी सारे डॉक्यूमेंट्स की ई फाइलिंग होगी। कंपनीज एक्ट में अभी हम लोगों ने पढ़ा कि एक कॉन्सेप्ट होता है फॉरेन कंपनी, ऐसी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई आउटसाइड इंडिया पर बिजनेस कर रही है इंडिया में। वैसे ही कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है फॉरेन एलएलपी। तो अब ये सारे पॉइंट्स में कोई मेहनत भी नहीं लगी, सेम जो पॉइंट कंपनीज एक्ट के थे हमने वही रिपीट कर दिए। इससे हमारे पास कितने फीचर्स आ गए, 4 5 6 7 8, 8 फीचर्स इसके बिल्कुल किसके जैसे हैं, कंपनी जैसे। पर ये थोड़ी थोड़ी पार्टनरशिप फर्म भी है, तो इसके कुछ फीचर्स पार्टनरशिप फर्म जैसे भी हैं। इसका पहला फीचर पार्टनरशिप फर्म जैसा कौन सा है, म्यूचुअल एजेंसी। हमने अभी डिटेल में डिस्कस किया कि पार्टनरशिप एक्ट में सेक्शन नंबर 6 में बताया गया है कि ट्रू टेस्ट क्या होता है पार्टनरशिप का, म्यूचुअल एजेंसी। और मैं एक वर्ड यूज करना भूल गई जो मैंने क्लास में बड़ा ज्यादा यूज किया हुआ है, म्यूचुअल एजेंसी को पार्टनरशिप एक्ट में क्या बोलते हैं, कार्डिनल प्रिंसिपल। ये कार्डिनल प्रिंसिपल है पार्टनरशिप। तो एलएलपी में भी बिल्कुल सेम ऐसे ही म्यूचुअल एजेंसी होती है, बट थोड़ी सी डिफरेंट टाइप की एजेंसी होती है। वहां पर तो क्या होता है कि जो पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के एजेंट भी होते हैं और फर्म के एजेंट भी होते हैं। पर एलएलपी के केस में पार्टनर्स एक दूसरे के एजेंट तो होते हैं, सॉरी, पार्टनर्स एलएलपी के एजेंट तो होते हैं पर एक दूसरे के एजेंट नहीं होते। तो इसमें और पार्टनरशिप में थोड़ा सा डिफरेंस है, दे विल नॉट बी एजेंट ऑफ ईच अदर। नेक्स्ट, जैसे पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड होती है, वैसे ही यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे
टर्म्स एंड कंडीशंस कहाँ लिखे जाते हैं? एलएलपी अग्रीमेंट में। इसमें सारा बिजनेस कौन मैनेज करेगा? कंपनी के केस में बिजनेस मैनेज करते हैं डायरेक्टर्स, एलएलपी के केस में बिजनेस मैनेज करेंगे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। एलएलपी में कम से कम 2 पार्टनर्स होंगे एंड कम से कम 2 इंडिविजुअल्स होंगे जो कि डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होंगे। जो कंपनी है, अभी हमने रिवाइज किया, कंपनी बनती है लॉफुल पर्पस के लिए, मतलब कि चैरिटी करने के लिए भी कंपनी बना सकते हैं, पर एलएलपी किसके लिए बनती है? लॉफुल बिजनेस के लिए। ये सिर्फ हम बिजनेस के लिए बना सकते हैं, चैरिटी के लिए नहीं बना सकते। अगर कोई एलएलपी गलत काम कर रही है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन की जा सकती है एंड एलएलपी कैन एंटर इनटू कॉम्प्रोमाइजेस एंड अरेंजमेंट ऑल्सो। ठीक है, तो मैंने, जिन लोगों ने क्लास देखी है उनको तो पक्का रिकॉल हो ही गया होगा, जिन लोगों ने बाय चांस क्लास नहीं देखी उनको भी एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर करके जाना है। इस चैप्टर में से 2 क्वेश्चन आने हैं। पता है क्या प्रॉब्लम है? कोई भी तुम चैप्टर छोड़ के जाओगे उसके साथ एक और चैप्टर अपने आप ही मिस हो जाएगा। हर क्वेश्चन के काफी सारे पार्ट्स हैं, तो तुम्हें चॉइस ये डिसाइड करने की मेरा चॉइस क्वेश्चन क्या होगा वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो एलएलपी अगर बाय चांस किसी ने छोड़ा है, मैं 2-3 चीजें इंपॉर्टेंट मार्क करवाऊंगी, वो जरूर करके जानी है। पहला टॉपिक है फीचर्स। कोई क्लास देखने की जरूरत नहीं, तुम रीड करोगे तुम्हें याद हो जाएगा। तुमने मेंटली अपने पास लिस्ट बनानी है कि कुछ फीचर्स सिमिलर टू कंपनी है, कुछ फीचर्स सिमिलर टू पार्टनरशिप है, कुछ इसके यूनिक फीचर है। ठीक है, उसके बाद पहला टॉपिक मैंने करवाया शेड्यूल, कि इसके 4 शेड्यूल हैं। पार्टनरशिप डीड के जैसी एक चीज होती है एलएलपी अग्रीमेंट। अगर एलएलपी अग्रीमेंट नहीं बनाया, शेड्यूल 1 अप्लाई हो जाएगा। कन्वर्जन के लिए आ गया शेड्यूल 2, 3, 4। उसके बाद डेफिनेशन। सबसे पहली डेफिनेशन, बॉडी कॉर्पोरेट क्या होती है? मनवीर, तुमने क्लासेस नहीं लगाई हुई इस टॉपिक की? और किस किसने नहीं लगाई हुई एलएलपी की क्लासेस? जो काम घर से दिया था वो तुम दोनों ने किया ही नहीं, क्यों? क्यों? सार्थक, तूने अभी तक चल रहे हैं? ये क्या बात कर रहे हो? मुझे चलो कोई ना, मुझे उसके घर पे शादी थी, उसने फिर भी तुम लोगों से ज्यादा कवर करा। कैसे चलेगा यार ये? अब जो जो टॉपिक्स मैं करवा रही हूँ उसके चार्ट्स कॉपी कर लेना मनवीर, और बाकी सब भी। जो जो टॉपिक्स मैं अभी इंपॉर्टेंट मार्क करवा रही हूँ, अपने फ्रेंड से नोटबुक लेके उसके चार्ट्स जरूर कॉपी कर लेना। पहला पॉइंट है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है? कोई भी कंपनी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या आउटसाइड इंडिया, कोई भी एलएलपी जो कि इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है या आउटसाइड इंडिया, उन सबको हम लोग क्या मान के चलते हैं? बॉडी कॉर्पोरेट। कंपनी चाहे इंडिया में बनी चाहे आउटसाइड इंडिया, एलएलपी चाहे इंडिया में बनी चाहे आउटसाइड इंडिया, 3 लोगों को कभी भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानते। 3 एक्सेप्शन है, तीनों एक्सेप्शन सी वर्ड से। पहली एक्सेप्शन है कॉर्पोरेशन सोल, दूसरी एक्सेप्शन है कोऑपरेटिव सोसाइटी, तीसरी एक्सेप्शन है जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी। तो कॉर्पोरेशन सोल, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसे भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया। नेक्स्ट, फाइनेंशियल ईयर का मतलब क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च। पर अगर कोई एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी, जो उसका पहला फाइनेंशियल ईयर होगा वो नेक्स्ट 31 मार्च होगा। व्हाट आई मीन टू से इज, मान लो कोई एलएलपी बनी 5 सितंबर 2025, तो 5 सितंबर से लेके उसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब बन जाएगा? 31 मार्च 26। पर अगर वो बनी है 30 सितंबर के बाद, मतलब मान लो एलएलपी बनी है 5 अक्टूबर 2025, तो 5 अक्टूबर 25 के बाद पहला 31 मार्च कब आएगा? 26। पर उसका पहला फाइनेंशियल ईयर कब तक बनेगा? 31 मार्च 27 तक। तो 5 अक्टूबर 25 से 31 मार्च 27, मतलब कि कई बार फाइनेंशियल ईयर 1 साल से भी बड़ा हो सकता है। तो 30 सितंबर कट ऑफ डेट है। जो भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद बनी है वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट 31 मार्च को पहला फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट करती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन। फॉरेन एलएलपी जो कि एस्टैब्लिश हुई है आउटसाइड इंडिया बट बिजनेस कर रही है इंडिया में। एलएलपी अग्रीमेंट क्या होता है? एलएलपी अग्रीमेंट रिटर्न में एक अग्रीमेंट होता है जिसमें एलएलपी और उसके पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज बताए जाते हैं। स्मॉल एलएलपी क्या होता है? ऑब्वियसली आसान है, जैसे स्मॉल कंपनी याद किया है बिल्कुल वैसे ही याद करेंगे स्मॉल एलएलपी। स्मॉल कंपनी के लिए हम लोग वर्ड क्या याद करते हैं? कोर। और हम देखते हैं पेड अप शेयर कैपिटल एंड सेल्स। अब इसमें पार्टनरशिप में पेड अप शेयर कैपिटल तो नहीं होगी, तो इसकी जगह हम क्या वर्ड यूज करेंगे? कॉन्ट्रीब्यूशन।
तो कैपिटल की जगह यहाँ वर्ड क्या आ जाता है, कॉन्ट्रीब्यूशन। तो अगर कॉन्ट्रीब्यूशन लेस देन इक्वल टू 25 lakhs है, सेल लेस देन इक्वल टू 40 lakhs है, तो क्या बन जाती है, स्मॉल एलएलपी। contribution less than equal to 25 and sale less than equal to 40. कंट्रीब्यूशन ऑब्वियसली करंट फाइनेंशियल ईयर की देखेंगे, सेल देखेंगे लास्ट फाइनेंशियल ईयर की। तो इसने जो डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग सेल देख रही होती है, उस डॉक्यूमेंट का नेम है सैस। तो जैसे हम पीएनएल बनाते हैं वैसे ही एलएलपी का सैस बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी। इस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग अगर तुम्हारी सेल 40 लाख से कम है तो तुम स्मॉल एलएलपी बन सकते हो। पार्टनरशिप एक्ट अप्लाई नहीं होगा। पार्टनर एलिजिबिलिटी, कौन कौन एलिजिबल है एलएलपी में पार्टनर बनने के लिए? तो इंडिविजुअल भी पार्टनर बन सकता है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। अभी हमने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी जो इंडिया में या आउटसाइड इंडिया बनी, कोई भी एलएलपी जो कि इंडिया या आउटसाइड इंडिया बनी, तो कोई भी एलएलपी में पार्टनर बन सकता है। पर अगर कोई पर्सन अनसाउंड माइंड का है और डिक्लेयर कर दिया गया, ऐसा नहीं कि मुझे लगता है, कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है कि वो अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंट अनडिस्चार्ज्ड है, या फिर कोर्ट में उसकी एप्लीकेशन पेंडिंग है, सारे लोग ही क्या है, नॉन एलिजिबल हैं, दे कैन नॉट बी अ पार्ट। मैंने कुछ नहीं कहा, ये अपने आप ही मीनिंग निकाल रहे हैं। तुम्हें लगता है? सेक्शन 6 मिनिमम कितने पार्टनर्स होंगे? हर एलएलपी के कम से कम कितने पार्टनर्स होने चाहिए? 2। अगर किसी भी टाइम पे 2 से कम पार्टनर होंगे तो अगर 6 मंथ से ज्यादा एलएलपी बिजनेस कंटिन्यू कर रही है तो उनकी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? अनलिमिटेड, वो पर्सनली लाइबल हो जाएंगे। तो सेम रूल जो हम लोगों ने ओपीसी में पढ़ा है, बिल्कुल सेम वही रूल है। तभी कह रही हूँ ये स्किप मत करो, थोड़ा सा रीड करके ही आपको समझ आता रहे। डेजिग्नेटेड पार्टनर, जैसे कंपनी में बिजनेस मैनेज करने के लिए डायरेक्टर होते हैं, वैसे ही एलएलपी में बिजनेस मैनेज करने के लिए डेजिग्नेटेड पार्टनर होते हैं। तो हर एलएलपी के 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए और वो इंडिविजुअल होने चाहिए। देखो, आर्टिफिशियल पर्सन शेयर तो खरीद सकता है, पैसे भी दे सकता है, पर वो बिजनेस तो नहीं मैनेज कर सकता। तो पार्टनर तो कौन बन सकता है? इंडिविजुअल भी बन सकता है और बॉडी कॉर्पोरेट भी बन सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन पार्टनर बन सकता है, पर बिजनेस तो अल्टीमेटली किसने मैनेज करना है? किसी इंडिविजुअल नहीं। तो डेजिग्नेटेड पार्टनर कौन बन सकता है? इंडिविजुअल। मतलब कि अगर किसी कंपनी ने किसी एलएलपी में शेयर खरीद लिया तो कंपनी अपने बिहाफ पे किसी पर्सन को नॉमिनेट करेगी कि मेरे बिहाफ पे बिजनेस कौन मैनेज करेगा। तो जो बॉडी कॉर्पोरेट है उसका नॉमिनी, यहाँ पे वर्ड आ रहा होगा, नॉमिनी ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट कैन ऑल्सो बिकम द डेजिग्नेटेड पार्टनर। नॉमिनी भी बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर। हर टाइम पे 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। इन 2 में से कोई एक पर्सन क्या होना चाहिए? इंडिया का रेजिडेंट। रेजिडेंट का मतलब क्या है कि पिछले साल इंडिया में कितने दिन के लिए रहा हो? 120 डेज। बिल्कुल सेम रूल। कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने कर ली, तो जो भी छोड़ के गए हैं वो यहां तक जरूर करेंगे। उसके बाद एलएलपी बनती कैसे है? इनकॉर्पोरेशन। कंपनी कैसे बनती है? डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, आरओसी को फाइल करके हमें मिलता है सीओआई, उसमें लिखा होता है सिन नंबर। इस केस में हम बनाते हैं इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट, उसे फाइल करते हैं आरओसी को, फिर हमें मिलता है सीओआई और उसमें लिखा होता है एलएलपी। सेम प्रोसीजर, याद करना भी आसान हो गया। अब यहाँ पे वहां पर वर्ड यूज होता है एमओए एओए, पर इसमें एमओए एओए की जगह वर्ड क्या यूज होगा? इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट। कंटेंट पर बिल्कुल सेम है। कहते हैं एलएलपी बनाने के लिए कम से कम 2 लोग होंगे लॉफुल बिजनेस के लिए, वो एक इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट बनाएंगे और जिस भी स्टेट में वो रजिस्टर करवाना चाहते हैं वहां पे सबमिट कर देंगे। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट देंगे जिसके ऊपर कोई भी प्रोफेशनल साइन करेगा। इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में आप एलएलपी का नाम बताओगे, ऑब्जेक्टिव बताओगे, रजिस्टर्ड ऑफिस, तो वही चीज आ गई एनआरओ। पार्टनर का नाम और एड्रेस बताओगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर का नाम और एड्रेस बताओगे, और जो भी हम इंफॉर्मेशन आपसे मांगेंगे। आसान। इनकॉर्पोरेशन होगी बाय रजिस्ट्रेशन। 14 डेज का टाइम है आरओसी के पास। जब आपने सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए 14 डेज के अंदर अंदर हमें एक सीओआई मिल जाएगा जिसके ऊपर के एलएलपी लिखा होगा, और वो जो सीओआई होगा वो कंक्लूसिव एविडेंस होगा कि एलएलपी इनकॉर्पोरेट होगा। यहां तक कर जाओ, बाकी चाहे रहने देना। जिन लोगों ने ऑलरेडी कर रखा है उन्होंने नहीं मिस करना। सेकंड क्वेश्चन यहां से आने, 2 क्वेश्चन आने हैं। पहला क्वेश्चन अभी तक जो हमने टॉपिक किया, दूसरा क्वेश्चन सेक्शन 13 to 17। देखो सेक्शन 13,
रजिस्टर्ड ऑफिस, कहते हैं हमने सारे डॉक्यूमेंट्स कहां पर भेजने हैं, रजिस्टर्ड ऑफिस पे, सारा कम्युनिकेशन उसी पे ही किया जाएगा। कोई भी एलएलपी कभी भी अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज कर सकती है, और जब भी ऑफिस चेंज करेगी तो वो आरओसी को अपडेट कर देगी। एलएलपी इनकॉर्पोरेट होने का मतलब क्या है, क्या लिखेंगे हम, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। सेम जो चीज कंपनीज एक्ट में हमने सेक्शन नंबर 9 में लिखी कि कंपनी बनने का मतलब क्या है, कि एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन बन गया जो कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, स्यू एंड बी स्यूड। बिल्कुल सेम पॉइंट्स रिपीट होंगे यहाँ पर। नाम, हर एलएलपी अपने नाम के पीछे एक सफिक्स लगाएगी। सफिक्स में वो लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फुल फॉर्म भी लिख सकती है, और एक्रोनियम एलएलपी शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकती है। कहते हैं कोई भी एलएलपी अपने नाम में ऐसा कोई वर्ड यूज नहीं करेगी जो कि गवर्नमेंट को नापसंद हो, अनडिजायरेबल नहीं होना चाहिए, या किसी और के साथ मैच करता हो, या किसी और ट्रेडमार्क के साथ मैच करता हो, तो गवर्नमेंट को नापसंद भी ना हो, किसी और कंपनी या एलएलपी के साथ या ट्रेडमार्क ओनर के साथ मैच ना करता हो। जिसने क्लासेस देखी हैं उसने इसके क्वेश्चंस भी किए होंगे। नेम को रिजर्व करवाना, जब हम एलएलपी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम कुछ टाइम के लिए अपना नाम रिजर्व करवा सकते हैं। कितनी देर के लिए नाम रिजर्व होता है, 3 मंथ्स के लिए। क्या मैं एलएलपी का नाम चेंज कर सकती हूँ, तो अगर मैंने गलती से ऐसा कोई नाम रख लिया जो कि गवर्नमेंट को नापसंद है, या फिर वो किसी और के नाम के साथ मैच करता है, तो इस केस में गवर्नमेंट मुझे ऑर्डर दे सकती है कि तुम अपना नाम चेंज करो। जब गवर्नमेंट ने मुझे ऑर्डर दिया कि नाम चेंज करो, मुझे कितने दिन के अंदर अंदर नाम चेंज करना पड़ेगा, 3 मंथ्स के अंदर अंदर। अगर मैं 3 मंथ्स के अंदर अंदर नेम चेंज नहीं करूंगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट जो मर्जी मेरा नाम रख देगी, और गवर्नमेंट जो भी मेरा नाम रखेगी क्या मैं उसे फिर से चेंज कर सकती हूँ, यस, हम उस नाम को फिर से चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है। एंड अगर किसी पर्सन ने कंप्लेन करनी है कि मेरी एलएलपी का नाम उनके नाम के साथ मैच करता है, तो वो कितनी देर के अंदर अंदर कंप्लेन कर सकते हैं, 3 इयर्स। जब एलएलपी बनी, एलएलपी बनने के 3 साल के अंदर अंदर कर सकते हैं। ठीक है। एंड कौन कौन कंप्लेन कर सकता है, क्या कोई पार्टनरशिप फर्म कंप्लेन कर सकती है कि मेरा नाम उनके साथ मैच करता है, नहीं। तो जो नाम है किसी और कंपनी के साथ नहीं मैच करना चाहिए, किसी और एलएलपी के साथ नहीं मैच करना चाहिए, किसी और ट्रेडमार्क के ओनर के साथ, किसी और पार्टनरशिप फर्म के साथ मैच कर रहा है तो कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं। डिफरेंसेस जरूर करके जाने हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी। ओके, बाय, टेक केयर। इंटर में मिलेंगे शायद, यार रिजल्ट पे आओगे तुम।